पोकेमोन रेडिकल रिडिक्स 1 से 10 तक। एक बिल्कुल सफेद कमरे में जहां चाय और नाश्ते से सजी एक छोटी सी कॉफी टेबल के अलावा और कुछ नहीं है, वहां एक युवक है जो लगभग 20 वर्ष का प्रतीत होता है। वह एक बूढ़े व्यक्ति से बात कर रहा है जो किसी बुक्स या नॉवल के पात्र जैसा दिखता है और अपने युवा स्वामी से क्षमा मांगने वाला है। हाँ, ये मैं ही हूँ। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। खैर, मुझे लगता है मेरा नाम संपादित था और ये सब हुआ। फ्लैशबैक नो जुत्सु। एक छोटे से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक युवक पढ़ाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नाम छिपाया गया है और फिलहाल वह मेडिकल स्कूल से स्नातक होने के लिए अपनी अंतिम परीक्षा की तैयारी कर रहा है। हाँ, आखिरकार पढ़ाई खत्म हो गई, उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। वैसे तो मुझे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कक्षा में टॉप करना बुरा नहीं होगा। उसके पास पहले से ही इतने अच्छे अंक थे कि वह अंतिम परीक्षा में न भी जाए तो भी पास हो जाएगा, और उसकी तेज याददाश्त भी काम आ रही थी। जैसे ही वह उठा और अपने कंप्यूटर की ओर बढ़ा, उसने अपना पसंदीदा शो पोकेमोन खोला, एक ऐसा शो जिसे देखते हुए वह बड़ा हुआ था, और यहाँ तक कि उसने मंगा भी पढ़ी थी और गेम भी खेले थे, यहाँ तक कि रेनेगेड प्लेटिनम और रेडिकल रेड जैसे कठिन रोम हैक्स भी। उसने पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 130 से शुरू करके एनीमे के आखिरी कुछ एपिसोड देखे, ताकि आखिरकार ऐश और लियोन की लड़ाई देख सके। अब सोने से पहले इस शो को खत्म करना ही है, और इस तरह उसने एनीमे के आखिरी एपिसोड्स का अपना मैराथन शुरू किया। कुछ घंटों बाद आखिरकार यह खत्म हो गया, फिर भी यह खट्टा मीठा एहसास है। अपनी घड़ी की ओर देखते हुए 12:36, आधी रात हो चुकी है, मुझे अब सो जाना चाहिए। बिस्तर पर जाते हुए उसने सोचा, 25 साल, 30 से ज्यादा पोकेमोन, लगभग 16 टॉरस और 8 क्षेत्रों के बाद आखिरकार वह चैंपियन बन गया है। और फिर भी वह अभी भी 10 साल का ही है। यार, उसने उन सभी को पकड़ा भी नहीं, जैसा कि मूल थीम सॉन्ग में वादा किया गया था। बिस्तर पर लेटते ही वह एनीमे में क्या हो सकता था, इसके सपने देखते हुए सोने लगा। कुछ घंटों बाद हम उसी युवक को सड़क पर दौड़ते हुए देखते हैं। अरे यार, मैं उस दिन देर से सो गया जिस दिन मुझे देर से नहीं सोना चाहिए था। कितनी विडंबना है। अपने कॉलेज को देखते ही वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आखिरकार इस परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के बाद मैं डॉक्टर बन जाऊंगा और अपनी पढ़ाई शुरू करूंगा। लेकिन द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा फेट के उलटफेर के कारण उसने अपनी ओर आ रहे ट्रक को नहीं देखा, और जब उसने देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने केवल हेडलाइट्स देखी, फिर कुछ नहीं। अंडरस्को। और इसी तरह मैं स्टेटस में फंस गया। ओह, और आखिरी दिन जैसे ही मैं आखिरकार स्कूल खत्म करने वाला था, क्या तुम मुझे स्कूल शुरू होने से पहले ही मार सकते थे? और अंत में बूढ़े व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, इसे टालने का कोई फायदा नहीं है, तुम मर चुके हो और मुझे ये कहते हुए खेद है कि तुम्हारी मौत मेरी गलती के कारण हुई है। मैं अपने साथी को किसी और को लाने के लिए भेज रहा था और मैंने उसे गलत व्यक्ति के हवाले कर दिया। ऐसा कितनी बार होता है? नाम छिपाया गया ने चाय की एक घूंट लेने से पहले पूछा, वह उस स्टेटस में किसी और की तुलना में कहीं अधिक शांत था। कभी नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है। बूढ़े व्यक्ति ने हैरानी से कहा। मुझे कहना पड़ेगा कि आप मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा शांत लग रहे हैं, मुझे तो लगा था कि पता चलते ही आप मुझे कोसना शुरू कर देंगे। बूढ़े आदमी ने कहा, क्या आप ठीक हैं, या सदमे से इतने स्तब्ध हो गए हैं कि बोल भी नहीं पा रहे? सच कहूं तो, अगर मैं मर गया हूं तो गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं, वो तो हो ही चुका है। वैसे भी, मेरा ख्याल रखने वाला कोई था ही नहीं। मैं अनाथ हूं, मेरा कोई साथी नहीं है, मेरे मुश्किल से ही दोस्त थे, और कॉलेज में दाखिला मुझे स्कॉलरशिप से ही मिला था। युवक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन ये बात परेशान करती है, इतनी मेहनत और समय बर्बाद करने के बाद आखिर मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। तो क्या यही वो हिस्सा है जहाँ मैं स्वर्ग जाऊंगा या कुछ और? उसने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें फिर से जीवन दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा भविष्य बहुत कुछ तय था, लेकिन मेरी वजह से वो सब खत्म हो गया है। बूढ़े ने समझाया, देखो, मैं असल में वही हूँ जिसे तुम लोग धरती पर रॉब कहते हो। सच में? तो मुझे कहाँ भेजा जा रहा है? उस आदमी ने थोड़ा उत्साहित होते हुए पूछा। खैर, लगता है तुम पोकेमोन की दुनिया के बड़े प्रशंसक हो, तो शायद यही सबसे अच्छी जगह है। और क्योंकि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम्हारी मुलाकात जल्द ही न हो। बूढ़े आदमी ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा, कॉफी टेबल से 3 पहिए निकले, जिनमें से प्रत्येक पर अलग अलग टेक्स्ट लिखा हुआ था। ऑथर का नोट, मैंने वास्तव में ये पहिए बनाए हैं और इस कहानी के लिए विचार करने के लिए इन्हें घुमा रहा हूँ। इन पर कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ भयानक बातें। केवल सेटिंग ही ऐसी है जो यादृच्छिक नहीं है। ये 3 पहिए तय करेंगे कि आप दुनिया में कैसे और क्या लेकर जाएंगे। पहला है परिवेश, जो तय करेगा कि आप किस माहौल में जाएंगे। उसके बाद वाला पहिया तय करेगा कि आप में क्या प्रतिभा है, और आखिरी वाला तय करेगा कि आपके पास क्या वस्तु है। बूढ़े व्यक्ति ने समझाया। जब नाम छिपाया गया ने पहियों पर नजर डाली तो उसे मूल गेम, मंगा और कई अन्य चीजें दिखाई दी। साथ ही उसे मानसिक शक्तियां, पोकेबॉल बनाना और पोकेमोन का बुनियादी ज्ञान जैसी प्रतिभाएं और कौशल भी नजर आए। इसके अलावा उसे गोल्डन बॉटल कैप, मास्टर बॉल और अन्य कई बुनियादी वस्तुएं भी दिखाई दी। ये देखकर उसने तीनों को एक साथ घुमाना शुरू कर दिया। अब देर करने का कोई फायदा नहीं था। पहिए काफी देर तक घूमते रहे। उसकी आंखें पहियों को घूरती रहीं और पलकें झपकाने की हिम्मत भी नहीं हुई। कृपया कुछ अच्छा हो, और कृपया उसे ऐसी दुनिया में न भेजें जहां मेरी मृत्यु निश्चित है, या फिर प्रोफेसर ओक जैसे दुष्ट प्रोफेसरों में से किसी एक के पास न भेजें।
सबसे पहले जो पहिया रुका वह प्रतिभा का पहिया था, जो पोकेमोन के लिए सर्वोत्तम आहार और ट्रेनिंग के ज्ञान पर आकर रुका। बहुत बढ़िया। इसके बाद जो पहिया रुका वह वस्तु का पहिया था, जो अपूर्ण पोकेडेक्स अपग्रेड चिप पर आकर रुका। यह क्या करता है? उसने उलझन में पूछा। ऐसा लगता है कि यह एक चिप है जिसे आप अपने पोकेडेक्स में डालकर और निकालकर उसे अपग्रेड कर सकते हैं और नेशनल डेक्स में अपनी प्रस्पीड को सेव कर सकते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने समझाया। ऐसा लगता है कि अपग्रेड का मतलब पीसी को दूर से इस्तेमाल करने की क्षमता है, और ये लगातार अपडेट भी होता रहता है। ये सबसे अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन सबसे बुरी चीज़ भी नहीं है जो आपको मिल सकती थी। उसे थोड़ी निराशा हुई क्योंकि यह उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वह शिकायत नहीं कर सकता था। लेकिन उसने आखिरी पहिए पर नजर डाली। यही सब कुछ तय करता, यही सबसे महत्वपूर्ण पहिया था। अगर यह खराब रहा तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही पहिए की स्पीड धीमी हुई, वह मिक्स पोकेमोन वर्ल्ड हार्ड मोड पर आकर रुका। ये देखकर दोनों पुरुषों के चेहरों पर भय और भ्रम का मिला जुला भाव छा गया। युवक ने पूछा, इसका क्या मतलब है? कोई भी चीज जिसमें हार्ड मोड बड़े अक्षरों में लिखा हो वह अच्छी नहीं हो सकती, है ना? बूढ़े आदमी ने उसे उसलेव निगाहों से देखा और कहा, ऐसा लगता है कि यह पोकेमोन की दुनिया का मिश्रण है, जो कि बहुत कठिन भी है। बूढ़े आदमी ने आगे समझाया, इसे ऐसे समझो कि पोकेमोन रेड सामान्य दुनिया है और पोकेमोन रेडिकल रेड ये वाली दुनिया है। ये सुनकर संपादित पराजित महसूस करते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसके मन में केवल यही विचार आया, बस हो गया। मैं खत्म हो गया, मेरा काम तमाम हो गया, मैं एक मृत व्यक्ति हूँ, मेरे रास्ते में पीड़ा और विनाश का अंबार आ रहा है और यह मुझे मार डालेगा। ये देखकर बूढ़े आदमी के मन में एक विचार आया, देखो, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें मार डाला था, इसलिए तुम प्रतिभा चक्र को फिर से घुमा सकते हो, और मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगा जहां तुम सुरक्षित रहोगे और जीवित रहने के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वह सीख पाओगे। ऑथर का नोट, वैसे दूसरा घुमाना ऑथर की मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि चक्र पर वास्तव में एक स्लॉट है जिस पर लिखा है कि 2 बार और घुमाएं। आइटम चक्र पर भी एक स्लॉट है जिसे घुमाया नहीं गया था। वह युवक हैरानी और खुशी से भर आया, सच में। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। उसने प्रतिभा के पहिए को फिर से घुमाते हुए अपनी खुशी नहीं रोकी। अभी मुझे धन्यवाद मत दो, इस वजह से तुम्हें 8 साल की उम्र तक जो कुछ भी मिलेगा उसका इस्तेमाल करने से रोकना पड़ेगा। बूढ़े आदमी ने कहा कि पहिया दूसरे स्लॉट पर टिका हुआ है। निजी आयाम स्थान बुरा नहीं है, लेकिन बहुत उपयोगी भी नहीं है। कम से कम ये तुम्हारी अपनी इन्वेंट्री है जहां समय नहीं चलता। अब आखिरकार तुम्हारे जाने का समय आ गया है, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा, लेकिन बुरा मत मानना, मैं नहीं चाहता कि तुम जल्द ही कभी यहाँ वापस आओ। युवक ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सब कुछ के लिए धन्यवाद, क्योंकि उसे बेहोशी महसूस होने लगी थी। लेकिन आंखें बंद होने से पहले ही उसे बूढ़े आदमी की कुछ बातें सुनाई दी। याद रखो, तुम्हारा फेट तुम्हारा अपना है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो इसे बदल दो। और यहीं से कहानी शुरू होती है। कांटो में, जंगल के बीचों बीच एक ऐसा कस्बा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो बाहरी भ्रष्टाचार, प्रदूषण और हिंसा से मुक्त है। इस कस्बे से कुछ ही महत्वपूर्ण लोग आते हैं, लेकिन फिलहाल कस्बे में 2 उल्लेखनीय व्यक्ति हैं। एक हैं कांटो के पूर्व चैंपियन और सबसे प्रसिद्ध पोकेमोन शोधकर्ता प्रोफेसर सैमुअल ओक, और दूसरे हैं हमारे नायक, जो अभी सिर्फ एक शिशु हैं। उफ। हमारा नायक आंखें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चारों ओर से तेज रोशनी आती हुई दिखाई देती है। उसका शरीर अजीब सा लगता है और सिर में दर्द होता है। वह अपने आसपास के लोगों को देख नहीं पाता और केवल दबी हुई आवाजें ही सुन पाता है। उसे बस एक महिला की आवाज सुनाई देती है, मैं इसे ऐश कहूंगी, ऐश केचम। दुखी बच्चे की आवाजें। डेलिया के दृष्टिकोण से, बधाई हो सुश्री केचम, आपका बेटा स्वस्थ है, एक नर्स ने कहा। आपके पति कहाँ हैं? क्या उन्हें आपके बेटे के जन्म के समय यहाँ नहीं होना चाहिए था? डेलिया मुस्कुराए और बस इतना कहा, वह एक पोकेमोन ट्रेनर है और ओक ने उसे एक निजी मिशन पर भेजा है, और उसने ओक से वादा किया है कि जब तक वह काम पूरा नहीं कर लेता तब तक वह वापस नहीं आएगा। नर्स केवल मुस्कुराए और बच्चे को डेलिया को सौंप दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे, इसलिए उसने बस इतना पूछा, तो आप इसका क्या नाम रखने की सोच रही हैं? डेलिया ने सोचा और नर्स से कहा, मैं उसका नाम ऐश रखूंगी, ऐश केचम। 2 दिन बाद, एक युवती अपने बच्चे के साथ अस्पताल से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। बाहर जाते समय उससे मिलने के लिए केवल एक ही व्यक्ति मौजूद था, और वह था सैमुअल ओक। लेकिन जाहिर तौर पर वह पहले से छोटा लग रहा था और देखने में बिल्कुल पोकेमोन द इलेक्ट्रिक टेल ऑफ पिकाचू के अपने किरदार जैसा दिख रहा था। हेलो डेलिया, क्या ये वही नन्हा बच्चा है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? ओक ने मुस्कुराते हुए पूछा। हेलो ओक, हाँ, ये छोटा ऐश है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह अपने पिता की तरह दिखता है। ये सुनकर ओक केवल उसलेव होकर मुस्कुराया। ओह हाँ, मुझे उसे भेजने के लिए खेद है, अगर मुझे पता होता कि आप दोनों के घर बच्चा आने वाला है तो मैं उसे नहीं भेजता, और वह इतनी दूर है कि आप उसे कॉल भी नहीं कर सकते। ये सुनकर डेलिया मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, वह एक पोकेमोन ट्रेनर है, वह शायद अपनी यात्रा जारी रखने के लिए थोड़ी देर बाद ही चला जाता। ओक बस मुस्कुरा सका, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दे, इसलिए उसने बस इतना पूछा, अब जब तुम्हारा बच्चा हो गया है तो तुम क्या करोगे? अब तुम पोकेमोन ट्रेनर बनने के लिए नौकरी नहीं छोड़ सकते।
डेलिया कुछ देर सोचने के बाद अचानक एक विचार से प्रेरित हुई, मैं पैलेट हाउस रेस्टोरेंट को चलाना शुरू कर सकती हूँ, जो मेरी माँ मेरे लिए छोड़ गई थी। ओक मुस्कुराया, ये तो बहुत अच्छा विचार है, पैलेट टाउन का इकलौता रेस्टोरेंट बंद तो नहीं हो सकता, है ना? फिर अपनी ओर देख रहे बच्चे को देखकर बोला, नमस्ते। पोकेमोन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम ओक है। लोग मुझे पोकेमोन प्रोफेसर कहते हैं। इस दुनिया में पोकेमोन नाम के जीव रहते हैं। कुछ लोगों के लिए पोकेमोन पालतू जानवर होते हैं। कुछ लोग इनका इस्तेमाल लड़ाई में करते हैं। मैं पेशे से पोकेमोन का अध्ययन करता हूँ। सबसे पहले, आपका नाम क्या है? ऐश के दृष्टिकोण से, मेरा दिमाग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ, लेकिन ऐश, मैं ऐसा क्यों हूँ? खैर, शिकायत करने का कोई फायदा नहीं, उसने मेरे लिए यही सब किया होगा ताकि मैं मर न जाऊं। लेकिन मेरे पापा कहाँ हैं? क्या वो मेरे जन्म के समय नहीं आए थे? उनका यहाँ होना जरूरी लगता है, खासकर इसलिए क्योंकि पोकेमोन जर्नीज के आखिरी कुछ एपिसोड में वो मिलने आते हैं, तो उनका संपर्क तो है, लेकिन हम उन्हें कभी देख नहीं पाते। बच्चे की आवाजें। आसपास देखने पर ऐश को शहर अपनी पूरी शान में दिखाई दिया। गेम में पैलेट टाउन की असल खूबसूरती को ठीक से नहीं दिखाया गया था। ठीक है, तो मुझे क्या पता है, मैं ऐश हूँ और 10 साल में अपना रोमांच शुरू करने के लिए निकल रहा हूँ। मुझे 8 साल में अपनी प्रतिभाएं और वस्तुएं मिल जाएंगी और यहीं पर सब खत्म हो जाएगा। ये दुनिया उन सभी संस्करणों से अलग है जिनसे मैं परिचित हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने उसे अभी अभी वह मशहूर परिचय सुनाया था, उसकी ओर देखते हुए वह कम से कम आश्चर्यचकित तो था ही। एक ओर तो वह दिग्गज प्रोफेसर सैमुअल ओक थे और दूसरी ओर वह बेहद आकर्षक दिख रहे थे। ये स्वाभाविक है कि ये 10 साल पहले की बात है, इसलिए वह 10 साल छोटे हैं, लेकिन फिर भी वह ऐसे व्यक्ति लगते हैं जिन्हें आप अपनी माँ, बहन, बेटी और पत्नी को मुस्कुराते हुए उपहार में देना चाहेंगे। उन्होंने उसी अंदाज में जवाब दिया जैसा वह दे सकते थे। बच्चे की खुशी भरी आवाजें। ये सुनकर ओक मुस्कुराया और बोला, बड़े बच्चे हो, है ना? यह अच्छी बात है कि तुम मेरे विद्यालय में पढ़ने जा रहे हो, इसलिए तुम मुझसे सीखोगे। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि तुम आगे चलकर क्या बनोगे। तुम्हें पता है, मेरा एक पोता है जो कुछ ही हफ्ते पहले पैदा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों दोस्त बनोगे क्योंकि तुम दोनों पड़ोसी होगे। पास आकर उसने नर्म आवाज में कहा, सच कहूं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वह मेरे नक्शे कदम पर चलकर पोकेमोन शोधकर्ता बने। उसकी बहन डेजी पहले से ही पोकेमोन ग्रूमर बनने की पढ़ाई कर रही है और द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफेट से उसके पिता को देखते हुए शायद वह पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहेगा। ये देखकर डेलिया मुस्कुराती है, बस करो ओक, वह बच्चा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, और अगर उसने वह किया भी जो वह करना चाहता है, तुम्हारे पोते का मनोबल तोड़ना, तो ये सरासर बेतुका होगा। ओक हंसते हुए ऊपर देखता है। खैर, कौन जाने, शायद छोटा ऐश ही पोकेमोन चैंपियन बन जाए। ऐश ने ये सुना और स्वाभाविक रूप से सोचा, ओह, मैं इससे कहीं अधिक करूंगी, इस बार मैं अपने तरीके से काम करूंगी और शीर्ष पर पहुंचूंगी। बस मेरा इंतजार करो। दतेबायो, रुको, गलत शो। खैर, ये पहली और शायद आखिरी बार है जब डेलिया सुर्खियों में आएगी, तो इसे मनाने के लिए, क्या आप जानते हैं? नॉवल के अनुसार, डेलिया का काम शहर के एकमात्र रेस्तरां को चलाना है, जो उसे अपनी माँ से विरासत में मिला है। जाहिर तौर पर वह 29 साल की है, जिसका मतलब है कि ऐश के जन्म के समय वह लगभग 19 साल की थी। जाहिर तौर पर वह टीम रॉकेट का हिस्सा थी और ऐश के पिता से मिलने से पहले कुछ समय के लिए जियोवानी को डेट कर रही थी। उसका सपना पोकेमोन ट्रेनर और मशहूर मॉडल बनने का था, लेकिन ऐश के जन्म के बाद उसने ये सपना छोड़ दिया। उनसे मिलने के तुरंत बाद ही उसने ऐश के पिता से शादी कर ली। वह प्रोफेसर ओक की शिष्याओं में से एक थी और पोकेमोन और लड़ाई से संबंधित किसी भी चीज में विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। 2 महीने बाद, ऐश के दृष्टिकोण से, ठीक है, मुझे यहाँ आए 2 महीने हो गए हैं और इस दौरान मैंने इस नई दुनिया के बारे में कुछ बातें सीख ली हैं। सबसे पहले, मैंने देखा कि इस दुनिया में लोग अलग अलग तरह से बने होते हैं। पिछले हफ्ते डेलिया के या शायद मुझे कहना चाहिए कि मेरी माँ ने फ्रिज को उठाया क्योंकि उनसे मेरा चम्मच गिर गया था और ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कोई मेहनत की हो। ऐसा लगता है कि मेरा विकास भी तेजी से हो रहा है, और अगर मेरी नई माँ की बात माने तो ये स्वाभाविक है। मैं अभी से रेंगना सीख गया हूँ और मैं केवल 2 महीने का हूँ, और मेरी माँ को इस बात से जरा भी चिंता नहीं है। इस स्पीड से तो मुझे 4 महीने की उम्र तक चलना और बोलना सीख जाना चाहिए। हे भगवान! वह एक रेस्टोरेंट भी चलाती है। मुझे लगता है मैंने लाइट नॉवेल में इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन इसका मतलब 2 बातें हैं। एक तो ये कि नॉवेल के कुछ पहलू इसमें शामिल हैं, इसलिए कौन जानता है कि जाने माने पहलुओं के अलावा और कितना कुछ शामिल किया गया है। और दूसरी बात, पैलेट टाउन में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो आकर मुझे पैलेट का सबसे प्यारा लड़का कहते थे। पैलेट भी बहुत बड़ा है, मुझे नहीं पता कि गेम में इसे एक पिछड़े कस्बे के रूप में क्यों दिखाया गया है जहां प्रोफेसर के अलावा शायद ही कुछ हो। एक और बहुत ही दिलचस्प बात, इस दुनिया में इंसान पोकेमोन खाते हैं, जो कि समझ में आता है। स्लोपोक की पूंछ एक स्वादिष्ट व्यंजन है और हर कोई मोमो का दूध और बकरी का दूध पीता है। इसका मतलब यह है कि कम से कम कालोस के बारे में तो सभी को जानकारी है। और मेरी मुलाकात गैरी ओक से भी हुई और हमारी बातचीत का सार यही निकला। गैरी, बच्चे जैसी आवाजें। ऐश, बच्चे की तेज आवाजें। ऐश और गैरी, बच्चे की तेज आवाजें जारी हैं। ठीक है, अब मुझे उन चीजों के क्रम के बारे में जानना है जिनके बारे में मुझे बाकी सब चीजों से पहले सीखना होगा।
सबसे पहले मुझे इस दुनिया के बारे में जितना हो सके उतना सीखना होगा। मुझे ये देखना होगा कि इतिहास, पोकेमोन और क्षेत्र एक जैसे हैं या नहीं। मुझे ये पता लगाना होगा कि फेरी टाइप जैसी कोई चीज़ है या नहीं, या अभी तक क्वेस्ट्स नहीं गई है। मुझे ये देखना होगा कि पोकेमोन एक जैसे हैं या कुछ के टाइप अलग अलग हैं। और ओक से जितना संभव हो उतना सीखना होगा। मेरे लिए अगला सबसे मुश्किल काम शायद ये देखना है कि दुष्ट टीमों की क्या स्टेटस है। क्या वे अभी भी मौजूद हैं? क्या उन्होंने शुरुआत भी की है? वे अपनी योजनाओं में कितनी दूर तक पहुंचे हैं? या क्या वे पहले ही इतिहास में गुम हो चुके हैं? कुछ मुझे बताता है कि अगर मुझे इतिहास में इसका पता नहीं चला तो पहली बात एक समस्या बनने वाली है। अगला कदम है ऑरा के बारे में सीखना। एनीमे के अनुसार ऐश के पास ऑरा है और इसकी काफी बड़ी क्षमता है। और अगर मुझे जीना है तो मुझे कम से कम ऑरा से अवरोध बनाना सीखना होगा। अगला चरण पोकेमोन के बारे में सीखना है, विशेष रूप से उनकी क्षमताओं, स्वभाव, व्यक्तिगत मूल्यों आईवीएस और प्रयास मूल्यों ईवीएस के बारे में। उन्हें प्रशिक्षित कैसे करें, उन्हें चालें कैसे सिखाएं और क्या स्तर जैसी कोई चीज होती है। अगला विषय है ऐश के विशेष पोकेमोन, विशेष रूप से चारिज़ार्ड ने अवज्ञा क्यों की और ऐश के कुछ पोकेमोन विकसित क्यों नहीं हो सके, जैसे कि एक बार बुलबासौरों के विकास समारोह में गया था और विकसित नहीं हो पाया था। और अंत में, अभी के लिए मुझे जिम लीडर्स, ट्रेनर्स, एलिट फोर और यहाँ तक कि लीग के बारे में जितना हो सके उतना सीखना होगा। पोकेमोन को प्रतिस्पर्धी रूप से खेलने के उन कुछ वर्षों में और रेडिकल रेड, रेनेगेड प्लेटिनम और एमरल्ड काइजो जैसे कठिन संस्करणों को खेलने के अनुभव से, अगर मैं बिना तैयारी के आता हूँ, तो मेरी बुरी तरह से हार होगी। फिलहाल, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि ऑरा गार्डियंस और ऑरा के बारे में जितना हो सके उतना याद रखने की कोशिश करूँ। एनिमे में, हम जानते हैं कि आभा का उपयोग निम्न के लिए किया जा सकता है। दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और तस्कों को पढ़ें। अन्य लोगों की आभाओं को महसूस करने की क्षमता और उपयोगकर्ताओं को कुछ वस्तुओं के आर पार देखने की अनुमति देता है। अपनी आभा का प्रक्षेपण, जैसे अवरोध उत्पन्न करना या हमले करना। अपनी आभा दूसरों तक पहुंचाना, लेकिन ये घातक है। समय के फूलों का सक्रियण। टेलीपैथी, मृतकों की आत्माओं को देखने और उनसे बात करने के लिए। मृतकों की आत्माओं को भौतिक दुनिया को छूने की क्षमता प्रदान करना। अतिरिक्त आभा के साथ सुपरचार्जिंग चालें। लोगों और पोकेमोन को ठीक करें। ट्रेनिंग में सहायता और आपसी संबंध मजबूत करने में मदद करना। अगर उनके पास कीस्टोन है, तो वे उस पोकेमोन के लिए मीलों दूर से मेगास्टोन को महसूस कर सकते हैं। वे अपने पोकेमोन का उपयोग करके देख सकते हैं। और बॉन्ड की बदौलत ग्रेनिंजा कृत्रिम रूप से मेगा इवोल्यूशन के बराबर एक नया रूप बनाने में सक्षम था। एनिमे में जितना दिखाया गया है, उसके अनुसार यही सब कुछ है जो गैर आभा संरक्षक करते हैं। अब इस बारे में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहले, मेगा इवोल्यूशन करने के लिए मेगास्टोन ढूंढने की क्षमता उपयोगी होगी और मैं यही करना चाहता हूं। इसके अलावा, बॉन्ड क्षमता का भी बाद में अध्ययन करना होगा। इनमें से बहुत सी चीजें बाद में महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन प्राथमिकता है बैरियर का उपयोग करना सीखना। अगर म्यूटू और म्यू के बीच लड़ाई होती है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा अस्तित्व मिट जाए या मैं पत्थर में बदल जाऊं। ठीक होना भी जरूरी होगा, लेकिन महत्व के क्रम में ये दूसरे नंबर पर आता है। रुकिए, ठीक होना, क्या इसका मतलब यह है कि येलो के पास आभा में कुछ छिपी हुई क्षमता थी? क्या इसका मतलब यह है कि लांस के पास भी है? मेरा मतलब है कि येलो आमतौर पर पोकेमोन को ठीक कर सकती थी। मुझे याद नहीं कि क्या वह इंसानों को भी ठीक कर सकती थी, और वह पोकेमोन को समझ भी सकती थी। लेकिन लांस केवल ड्रैगन टाइप के पोकेमोन को ही ठीक कर सकता था, वह उन्हें नियंत्रित भी कर सकता था। ये सवाल बाद में। ऑरा गार्डियंस के बारे में हमें जो थोड़ी बहुत जानकारी है, उससे यही लगता है कि वे ऐसे लोगों का समूह थे जो अच्छे काम करते थे और प्रतिभाशाली लोगों को प्रशिक्षित करते थे। सर आरोन एक ऐसे नायक थे जिन्होंने स्वयं को बलिदान कर दिया, और अगर ल्यूकारियो की कही बातों पर यकीन किया जाए तो वे ऐश के पूर्ववर्ती हो सकते हैं। अन्य स्रोतों से हमें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार ऑरा गार्डियंस कुछ अलग अलग काम करने में सक्षम थे। लोगों और पोकेमोन के मन और भावनाओं को पढ़ें। इनमें आवृत्ति प्रतिरोध क्षमता होती है, जिससे इन्हें बाहरी स्रोतों से सुरक्षित रखा जा सकता है। स्वयं और पोकेमोन के लिए सशक्तिकरण। विचारों और यादों को स्थानांतरित करने में सक्षम। कीस्टोन को अपग्रेड करें। मन पर नियंत्रण और मन पढ़ने के प्रतिरोध। और बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है। अब ये थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन हमारे पास उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी जिस तरह से वे ये सब कर सके वह वाकई प्रभावशाली है। लेकिन अब समस्या यह है कि ऑरा के संरक्षक या तो छिपे हुए हैं या विलुप्त हो चुके हैं, और मेरे पास ट्रेनिंग में मदद करने के लिए न तो ल्यूकारियो है और न ही रियोलू। और मुझे संदेह है कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग तकनीकें कहीं लिखी होंगी, और अगर लिखी भी हो तो मुझे संदेह है कि ओक के पास वह होगी। और अगर उनके पास हो भी, तो मुझे सच में संदेह है कि वह मुझे इतनी कीमती चीज़ देंगे। मैं यूं ही उनके पास जाकर यह नहीं कह सकता कि मैं ऑरा का उपयोग करने वाला हूं, इसलिए मुझे वह किताब दे दो। तो जब तक मुझे कुछ मिल नहीं जाता या मैं राइली को नहीं ढूंढ लेती, मुझे खुद ही सीखना होगा। समस्या यह है कि मुझे ये नहीं पता कि कैसे सीखूं। और एनीमे में राइली भी ट्रेनिंग ले रही है। मुझे ऑरा के उन्नत स्तर तक पहुंचने का कोई तरीका ढूंढना होगा। बुनियादी स्तर पर, ऑरा गार्डियन दूसरों के इरादों और भावनाओं को उनकी आभा को देखकर और पढ़कर एक ही नज़र में जान सकते हैं। लेकिन पर्याप्त ट्रेनिंग के साथ, एक ऑरा गार्डियन अपनी आभा का उन्नत स्तर पर उपयोग कर सकता है, जैसे कि अपनी आभा को शक्तिशाली हमलों, अवरोधों और उपचार क्षमताओं के रूप में प्रक्षेपित करना।
मैं साइकिक शक्तियों जैसी किसी अलौकिक शक्ति वाले किसी अन्य पोकेमोन को क्वेस्ट्सने की कोशिश भी नहीं कर सकता। आभा का हेरफेर अन्य अलौकिक शक्तियों के हेरफेर से अलग है क्योंकि आभा परिष्कृत मानसिक एकाग्रता का माध्यम होने के बजाय कच्ची आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करती है। तो मैं वास्तव में स्ट्रॉ के साथ काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जो पता है उसके अनुसार सीखने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान करना और अपनी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करना है, फिर उसे लेकर पीछे की ओर काम करने की कोशिश करना है। लेकिन मुझे सावधान रहना होगा, अगर मैं अपनी क्षमता से अधिक काम अपने हाथ में ले लेता हूं तो मैं खुद को थका देने, खुद को भ्रष्ट करने और संभवतः अपनी पूरी आभा खोने का जोखिम उठाऊंगा। तो फिलहाल मैं सिर्फ ध्यान कर सकता हूं और बिना आंखों के देखने की कोशिश कर सकता हूं, शायद कुछ समय के लिए आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। जैसे ही हमारे नायक ने ऐसा किया, पैलेट टाउन में रहने वाला एक छोटा गुलाबी पोकेमोन उसकी ओर देखने लगा और उसमें दिलचस्पी लेने लगा और फिर वह चूहे जैसा छोटा पोकेमोन उड़ गया। तारांकन अंडरस्को वाह, मुझे शुरू किए हुए लगभग एक हफ्ता हो गया है और इसलिए मैं आपके सामने एक ऐसा ऑफर पेश कर रहा हूं जिसे आप ठुकरा नहीं सकते। आप अपने पावर स्टोन मुझे सौंप दें और मैं आपको एक अतिरिक्त अध्याय दूंगा, या तो आज बाद में या कल सुबह। 3 महीने बाद का समय अंतराल। ऐश के दृष्टिकोण से इस नई पोकेमोन दुनिया में आए हुए मुझे 5 महीने हो गए हैं। इन 3 महीनों में कुछ खास नहीं हुआ है। मैंने अपनी आभा को प्रशिक्षित करने में कोई खास प्रस्पीड नहीं की है। मैंने ये सीखा है कि यह मेरी भावनाओं से कम और मेरी इच्छा शक्ति से अधिक जुड़ी हुई प्रतीत होती है। लेकिन इसके अलावा अभी तक कुछ खास नहीं हुआ है। मैं दोबारा चलना और बोलना सीख गया हूँ, लेकिन मैं बोलना पसंद नहीं करता क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो ज़्यादातर बातें ठीक से नहीं कह पाता, और 24 साल के आदमी के लिए ये शर्मनाक है, भले ही मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ। इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। मैं कुछ सरल शब्द या वाक्यांश बुदा सकता हूँ, लेकिन मेरे अभी तक सारे दांत भी नहीं आए हैं। और भले ही मैं चल सकती हूँ, लेकिन यह एक धीमी चाल है। इसके अलावा मैं चलने के बावजूद भी अपनी नई माँ की नज़रों से ओझल नहीं हो सकती। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस रहस्योद्घाटन से मुझे अपने डेली जीवन में हल्के फुल्के अभ्यास जोड़ने की अनुमति मिलती है, जिसमें बच्चे की तरह व्यवहार करना और आभा के बारे में जानने की कोशिश करने के लिए ध्यान करना शामिल है। अंडरस्को 7 महीने बाद मुझे इस नई दुनिया में आए हुए 1 साल हो गया है। मुझे अभी भी बुनियादी आभा का ज्ञान नहीं है, लेकिन जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मुझे अपने आसपास कुछ महसूस होने लगता है। मैं फिलहाल ठीक से चल सकता हूं, लेकिन बोलने में अभी थोड़ी दिक्कत है। मेरे सारे दांत अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन अगर सामान्य बच्चों के सारे दांत लगभग 3 साल की उम्र में आ जाते हैं, तो मेरे दांत भी अगले 5-6 महीनों में आ जाने चाहिए। तब मैं सामान्य रूप से बोल पाऊंगा। हालांकि मुझे अभी भी किसी की निगरानी के बिना बाहर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए इस मामले में कोई खास प्रस्पीड नहीं हुई है। अभी और इंतजार करना पड़ेगा। 2 साल बाद मैं फिलहाल 3 साल का हूं और कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे बुनियादी आभा का कुछ एहसास होने लगा है। हालांकि मैं बुनियादी आभा में महारत हासिल करने या अपनी समय सीमा से पहले सीखने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर तक पहुंचने के करीब भी नहीं हूं। जो विडंबना यह है कि अगर मैं 10 साल का होने से पहले आभा के साथ अवरोधों को नहीं समझ पाता हूं तो मेरी मौत होगी। कोई जल्दी नहीं, आपके पास अभी भी 7 साल हैं। इन कुछ सालों के दौरान मुझे अपने पिताजी का फोन आया। जाहिर तौर पर वो इतनी दूर थे कि वीडियो कॉल काम नहीं कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ आवाज में ही बात कर सकते थे, और बिल्कुल वैसे ही जैसे आप उम्मीद करते हैं, जैसे किसी बच्चे से बात कर रहे हों। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे उनकी तरह ट्रेनर बनना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने सपनों को पूरा करना चाहिए और कोई पछतावा नहीं करना चाहिए। जाहिर तौर पर वो प्रोफेसर ओक के अत्यंत गुप्त मिशन पर हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं फोन कॉल्स के जरिए ऐश और उसके पिता के बीच अच्छे संबंध थे। खैर, अब मैं सामान्य रूप से बात और चल सकता हूँ। यह अच्छी बात है। बच्चे की तरह व्यवहार करना बहुत कष्टदायक और शर्मनाक था, और अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, बशर्ते मैं पैलेट कस्बे के बाहरी इलाके के पास न जाऊँ। इन कुछ यात्राओं के दौरान मेरी मुलाकात गैरी से दोबारा हुई। वह पैलेट टाउन के दूसरे बच्चों से बात कर रहा था। वह अब भी थोड़ा घमंडी है, लेकिन बदले की भावना नहीं रखता। आखिरकार उसने ऐश के साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया क्योंकि वह लगभग हर दूसरे दिन सबको चिल्लाकर कहता था कि वह पोकेमोन मास्टर बनेगा। वह बस चाहता था कि ऐश सचमुच अपना वादा निभाए। ऐश को लीग में पहुंचते देखकर वह खुश भी हुआ था। खैर, मुझे उससे किसी न किसी तरह का रिश्ता बनाए रखना है, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल मुझे ये पता लगाना है कि इस शहर में क्या चल रहा है। वैसे भी हम पड़ोसी हैं और हम किसी और समय बात कर सकते हैं। आसपास देखते और घूमते हुए ऐश को कई इमारतें दिखाई देती हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से ओक की प्रयोगशाला, एक मूवी थिएटर, एक छोटा पोकेमोन अखाड़ा जो दोस्ताना लड़ाइयों के लिए लगता है, एक पोकेमोन स्कूल, एक पुस्तकालय, एक छोटा पोकेमार्ट, कुछ मछुआरों वाली एक झील और कई दुकानें शामिल हैं। गैरी समेत बाकी बच्चे जिस खेल के मैदान में थे, उसके अलावा और कोई खास देखने लायक जगह नहीं थी। खैर, मुझे लगता है कि अगर मुझे गैरी के साथ दोस्ती प्रतिद्वंद्वी संबंध बनाने की जरूरत है तो यही मेरा सबसे अच्छा मौका है। ऐश ने आह भरी और बाकी बच्चों से चिल्लाकर कहा, अरे दोस्तों, मुझे भी शामिल होने दो। गैरी उसकी ओर देखता है और मुस्कुराता है। ऐश, मैं तुम्हें पोकेमोन युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। अंडरस्को डेलिया के दृष्टिकोण से पैलेट हाउस में डेलिया ओक के सामने बैठी हुई है और फिलहाल थोड़ी देर का ब्रेक ले रही है। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, जब लंच के समय भीड़ शुरू हो जाती है।
छोटा ऐश पैलेट के अन्य बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल रहा है। ओक खिड़की से बाहर अपने पोते और ऐश को नकली पोकेमोन खेलते हुए देखते हुए कहता है। हाँ, उसे मौज मस्ती करते देखना अच्छा लगता है, लेकिन जल्द ही उसके स्कूल जाने का समय आ जाएगा, डेलिया ने ओक की ओर देखते हुए कहा। हाँ, सही कहा, मुझे भी हैरानी होती है कि वो क्या करना चाहता है। ऐश पर ध्यान केंद्रित करते हुए गैरी ने साफ कर दिया है कि वो पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहता है, प्रोफेसर नहीं, अपने बेचारे बूढ़े दादाजी की तरह। गैरी और ऐश मजे कर रहे हैं। डेलिया मुस्कुराई, खैर, जब समय आएगा तब देखना बेहतर होगा कि वे अंततः क्या करते हैं, लेकिन अभी के लिए डेजी कैसी है। अंडरस्को ऐश की ओर वापसी। मेरा कंगस्कान तुम्हारे निडोकिंग को हरा देगा, गैरी चिल्लाता है, और उनकी नकली पोकेमोन लड़ाई जारी रहती है। हैमर आर्म का इस्तेमाल करो और इस लड़ाई को खत्म करो। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी बच्चे इसे बड़े चाव से देख रहे थे, और रेफरी एक छोटी लड़की लग रही थी जिसके हल्के बिखरे हुए गहरे भूरे बाल कमर तक लंबे थे। उसने बिना आस्तीन की काली ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके नीचे हल्के नीले रंग का एक छोटा सा शेड था और उसी रंग का एक शॉर्ट्स था। वह किसी तरह जानी पहचानी सी लग रही थी। तुम एक बात में सही हो, ये लड़ाई यहीं खत्म होती है, ऐश चिल्लाकर जवाब देता है। पलटवार करने के लिए फोकस पंच का इस्तेमाल करो। और सारे बच्चे इतने उत्साहित थे मानो किसी ने इतिहास का सबसे बड़ा कारनामा कर दिया हो। और गैरी के चेहरे पर हैरानी का भाव साफ झलक रहा था। फिर रेफरी ने कहा, डबल नॉकआउट, और सभी बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। और गैरी ने ऐश की ओर देखकर कहा, यह एक अच्छी लड़ाई थी, लेकिन मेरे साथ मुकाबले में टाई ही सबसे अच्छा नतीजा होगा। मैं सबसे महान पोकेमोन मास्टर बनने की योजना बना रहा हूँ। ऐश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या संयोग है, मैं भी पोकेमोन मास्टर बनने की योजना बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि इससे हम प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं। अंडरस्को वाह, यह एक बोनस चैप्टर है, इसलिए ये थोड़ा अलग है। मुझे इसके लिए अपनी मूल योजना में बदलाव करना पड़ा, लेकिन शायद अगले चैप्टर में और भी चीजें होंगी। 1 साल बाद, ऐश के दृष्टिकोण से, मैं आखिरकार 4 साल का हो गया हूँ और कुछ चीजें घटित हुई हैं। सबसे पहले, मैं आखिरकार लोगों को उनकी भावनाओं से महसूस करने में सक्षम हो गया हूँ, लेकिन मैंने अभी तक बुनियादी बातों में महारत हासिल नहीं की है। इसमें अभी भी थोड़ा समय लगता है और मुझे उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानना होगा, लेकिन द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफेट से मैं फिलहाल एक बाधा पर हूँ। मैं केवल बुनियादी ध्यान से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, और जाहिर तौर पर मुझे यह नहीं पता कि आभा को अलग तरीके से कैसे प्रशिक्षित किया जाए। बाद में विचार करेंगे। अब आगे की बात, मैं और गैरी अब दोस्त से थोड़े कम और प्रतिद्वंद्वी से थोड़े ज्यादा हो गए हैं। लेकिन हमने एक दूसरे से वादा किया है कि जैसे ही हम दोनों को पोकेमोन मिल जाएंगे, हम दोनों वही पोकेमोन लेंगे जिनसे हमने लड़ाई की थी और फिर से मुकाबला करेंगे। उसे कांस्कान मिलेगा और मुझे निडोकिंग। बहुत बढ़िया। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे पता चल गया है कि वह लड़की कौन है। उसका नाम ग्रीन है, या जापान में लोग उसे ब्लू कहते हैं, लेकिन वह यहाँ है, और इससे कई सवाल उठते हैं। क्या यह मंगा या गेम की ग्रीन है? अगर मंगा है तो वह यहाँ क्यों है? क्या बचपन में उसे किसी चिड़िया ने अगवा कर लिया था? क्या रेड का भी कोई अस्तित्व था? क्या रेड सच में था? क्या वह भी यहाँ है? इससे कई रहस्य खुल जाते हैं। वैसे भी, मुझे अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है, इसलिए इसके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। अगली बात, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है मेरा स्कूल शुरू करना। ठीक है, हो सकता है ये सुनने में उतना रोमांचक न लगे, लेकिन ये खास तौर पर प्रोफेसर सैमुअल ओक का पोकेमोन स्कूल है। पेटेंट के लिए आवेदन किया गया है, तो मुझे खुद ओक से और उनके द्वारा नियुक्त किए गए सभी शिक्षकों से सीखने का मौका मिलेगा। मुझे वहाँ सब कुछ सीखना होगा। अभी भी मुझे नहीं पता कि ये दुनिया कितनी अलग है। और आखिर में एक बात और, मैंने खाना बनाना अपनी माँ से सीखा है। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर मुझे पोकेमोन के लिए सर्वोत्तम आहार सीखना ही है, तो पहले खाना बनाना सीख लेना बेहतर होगा। और रेस्टोरेंट में मदद करने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। तो अब स्कूल शुरू होने से पहले मैं जो अगला काम करूंगा वो होगा पुस्तकालय जाना। मुझे देखना होगा, संभावनाएं कम हैं, लेकिन जैसा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने मुझे एक बार बताया था, सोते समय आपके बालों से आपकी मौत होने की संभावना कम है, लेकिन शून्य कभी नहीं होती। जैसे ही ऐश पुस्तकालय की ओर बढ़ा, कस्बे के बाकी लोगों ने उसे देखकर हाथ हिलाकर अभिवादन किया। वह कस्बे में काफी मशहूर था, क्योंकि उसकी मां पूरे कस्बे का इकलौता रेस्तरां चलाती थी। उसके पिता एक ऐसे अत्यंत गुप्त मिशन पर थे जिसके बारे में सबको पता था, और गैरी ओक के साथ उसकी दोस्ती भी थी, इसलिए वह कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था। जैसे ही वह पुस्तकालय पहुंचता है, उसे प्रोफेसर ओक लाइब्रेरियन से बात करते हुए दिखाई देते हैं, और ऐश को देखते ही वह उसकी ओर मुड़ जाता है। हेलो ऐश, तुम यहाँ पुस्तकालय में क्यों आए हो? मुझे तो उम्मीद थी कि तुम जैसे बच्चे खेल रहे होंगे, खासकर जिस तरह से तुम और गैरी एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अब कुछ साल बीत चुके थे और उनके चेहरे पर वो झुर्रियां आने लगी थी जो ओक को एक पहचान दिलाती थी, लेकिन उनकी उम्र अभी भी मुश्किल से 40 साल थी, इसलिए वो अभी भी काफी जवान दिखते थे। ऑथर का नोट, कुछ शोध के बाद पता चला कि एनीमे में ओक की उम्र केवल 47 वर्ष है। अरे बाप रे, वह तो उम्र के साथ बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं। मुझे लगा था कि उनकी उम्र 80-150 के बीच होगी। मेरे चाचा 47 वर्ष के हैं और उनके बाल तो अभी तक सफेद नहीं हुए हैं। ओक की ओर देखते हुए ऐश ने एक बहाना बनाया और कहा, मैं लाइब्रेरी देखना चाहती हूँ और ये देखना चाहती हूँ कि यहाँ किस तरह की किताबें हैं, ताकि मैं देख सकूँ कि क्या कोई कुक बुक है जिससे मैं अपनी माँ के लिए एक सरप्राइज बना सकूँ।
हालांकि यह पूरी तरह झूठ था, लेकिन वह ये नहीं कह सकता कि वह यहाँ की किताबें देखना चाहता है और कांटों का इतिहास पढ़ना चाहता है। वह अभी 4 साल का है, कोई भी बच्चा स्वेच्छा से ऐसा नहीं करेगा। ये सुनकर ओक और लाइब्रेरियन मुस्कुराए। फिर लाइब्रेरियन ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आप जो ढूंढ रहे हैं वह कहाँ मिलेगा? नहीं, धन्यवाद महोदय, मैं इसे स्वयं ढूंढना चाहता हूँ, ऐश ने अपने ऑस्कर विजेता अभिनय का प्रदर्शन करते हुए कहा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना और मुझे थियो कहकर बुलाना, लाइब्रेरियन ने कहा। ठीक है, अलविदा श्री थियो और प्रोफेसर ओक, ऐश ने कहा और हम पुस्तकालय की ओर चल दिए। कक्षा में मिलते हैं मेरे बेटे, ओक ने लाइब्रेरियन के साथ अपना काम जारी रखते हुए कहा। ठीक है, मुझे देखना होगा कि इस पुस्तकालय में ऑरा के बारे में कुछ है या नहीं। मैं बच्चों के अनुभाग से शुरू करूंगा ताकि मेरे पास इसके बारे में पूछने का बहाना हो। बच्चों के सेक्शन में इधर उधर देखने पर मुझे ऑरा गार्डियंस के बारे में कुछ किताबें मिली, लेकिन वे बहुत ही सरल थीं, जिनका सार यही था कि लोग यूकारियों के साथ मिलकर लोगों को बचाते फिरते हैं। ये उपयोगी तो नहीं है, लेकिन मैं थियो से इसके बारे में पूछ सकता हूँ और देख सकता हूँ कि यहाँ आसपास और कुछ है या नहीं। अब मुझे कांटों के इतिहास की क्वेस्ट्स करनी चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या उसमें रेड, टीम रॉकेट और म्यूटू के बारे में कुछ है। इतिहास अनुभाग में क्वेस्ट्स ते हुए मुझे कुछ किताबें मिलीं। महान युद्ध, कालोस का इतिहास, क्राउन टुंड्रा और पैलेट टाउन का इतिहास। ठीक है, मैंने किताब उठाई और उसे खोला। विषय सूची में कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं। सबसे पहले, पैलेट टाउन ओक के प्रभाव से सुरक्षित है। वह लीग को शोध सामग्री मुहैया कराता है और लीग इस शहर पर एकाधिकार जमाने की कोशिश नहीं करती। इसके अलावा ऐसा लगता है कि ओक के परदादा द्वारा पैलेट का नाम ओक रखने से पहले पैलेट को प्यूरिटी टाउन कहा जाता था। और इसमें ट्रेनर रेड की कहानी नामक एक खंड भी है। बिल्कुल सही। उस पृष्ठ को पलटते हुए उसने अपनी कहानी क्वेस्ट्स ना शुरू किया। ऐसा लगता है कि यह कहानी काफी हद तक पोकेमोन ओरिजिन की कहानी पर आधारित है, लेकिन कुछ खास बातें हैं। वह थूफाइजर के त्रिक सम्मेलन का हिस्सा था, जहां उसने और ब्लू ओक, जो अब ओक का बेटा है, ने टीम रॉकेट से लड़ते हुए उस सम्मेलन को हराया था। साथ ही उसने कांटो के सभी 149 पोकेमोन को पकड़कर कांटो राष्ट्रीय डेक्स को पूरा किया था। हालांकि ये संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसने म्यू और म्यूटू को नहीं पकड़ा है, इसलिए टीम रॉकेट अभी तक पराजित नहीं हुई है। साथ ही रेड की टीम में ईवे नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर शाश्वत विकास के पत्थर मौजूद हैं, तो वे अभी भी उस झील में ही होंगे। मुझे बाद में उन्हें खुद लेने जाना होगा। साथ ही शुक्र है कि एलिट फोर द्वारा दुनिया को नष्ट करने की कोशिश वाली घटनाएं नहीं हुई। और ऐसा लगता है कि ग्रीन और येलो रेड के साथ यात्रा पर नहीं थे। शायद इसी से पता चलता है कि ग्रीन यहाँ क्यों है, लेकिन क्या येलो भी आसपास है? खैर, ये जानकारी पूर्ण रहा, ऐश ने किताब वापस रखते हुए कहा, लेकिन मेरे अभी भी कुछ सवाल हैं, एक एक करके। सबसे पहले, एक रैंडम कुकबुक। शेल्फ में हाथ डालकर उसने एक किताब निकाली, कालोस कुजीन, ये ठीक है। जैसे ही ऐश थियो के पास वापस जाने लगा, उसने देखा कि ओक जा चुका है, और काउंटर पर पहुंचते ही उसने कहा, अच्छी बात है, चीजें आसान हो जाती हैं। हेलो, क्या तुम्हें वो मिल गया जिसकी तुम्हें जरूरत थी? ऐश के हाथों में किताबें देखकर थियो ने पूछा। हाँ, मुझे सीकाई लॉस के बारे में ये किताब मिली। उसने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता का इस्तेमाल करते हुए कालोस की किताब को ऊपर उठाते हुए कहा। हाँ कालोस, इसमें कुछ जटिल व्यंजन विधियां हैं, इसलिए सावधान रहना, थियो ने जवाब दिया। मुझे ये किताब भी मिली, इसमें ऑरा और ऑरा गार्डियंस के बारे में बात की गई है। मुझे नहीं पता कि वे क्या हैं, क्या इस बारे में कोई और किताब है? थियो ने इस बारे में सोचा, वैसे एक और किताब है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको उसमें दिलचस्पी होगी या नहीं। चीखने से खुद को रोकते हुए ऐश ने कहा, क्या मैं इसे कम से कम देख तो सकता हूँ? अच्छा, जरा रुको, थियो ने कहा और पीछे वाले कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वह एक पुरानी सी किताब लेकर बाहर आया, जो देखने में ऐसी लग रही थी मानो उस पर जोर से सांस भी छोड़ दी जाए तो वह धूल बन जाएगी। ये रही, पता नहीं तुम्हें ये मनोरंजक लगे या नहीं, उसने किताब ऐश को देते हुए कहा। जैसे ही ऐश को किताब मिली, उसने उसे खोला। पहले पन्ने पर एक नोट था जिसमें लिखा था, ये कहानी है कि वास्तव में ऑरा गार्डियंस के साथ क्या हुआ था। मेरी यही आशा है कि यदि आप इसे पढ़ रहे हैं, तो आप मेरे उत्तराधिकारी हैं। ये पुस्तक आपको ऑरा का उपयोग करना सिखाएगी, लेकिन शक्तिशाली बनना आपके ऊपर है। मैं आपसे अपने संगठन को फिर से स्थापित करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया जीवित रहें और ऑरा गार्डियंस की कहानी को आगे बढ़ाएं। याद रखें, फेट संयोग की बात नहीं है, ये चुनाव की बात है, ये प्रतीक्षा करने की बात नहीं है, ये हासिल करने की बात है। सर आरोन। जैसे ही ऐश ने ये देखा, उसने तुरंत थियो की ओर देखा और पूछा, क्या मैं भी यह किताब ले सकता हूँ? मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें एक कहानी के बारे में कुछ लिखा है। थियो ने सिर हिलाते हुए कहा, माफ कीजिए, लेकिन ये बहुत पुरानी किताब है जो ओक ने शोध के लिए ली थी। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसे यहीं पढ़ना होगा। ऐश ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं जाकर उसे वहां पढ़ लेता हूँ। ये कहते हुए वह एक छोटी सी मेज के पास गया और किताब खोली। अंडरस्को सैमुअल के दृष्टिकोण से सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। कक्षाएं शुरू होने वाली थीं और मैं अगली पीढ़ी को उनकी इच्छानुसार कुछ भी सिखाने में सक्षम था। तभी मुझे एक पुराने परिचित का पत्र मिला। उसने मुझसे बात करने की इच्छा जताई, लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे चिंता नहीं थी तो मैं झूठ बोल रहा हूँगा, इसलिए मैंने अपने एक पुराने दोस्त को बाहर निकाला।
ओक ने अपने ड्रैगनाइट को पोकेबॉल में पकड़े हुए बैठक स्थल की ओर कदम बढ़ाया। वहां पहुंचते ही उसने एक अकेले आदमी को देखा। वह लंबा और मध्यम कद का आदमी था। उसके बाल छोटे, सीधे और काले थे और उसकी आंखें भी छोटी और काली थीं। उसने चौड़ी वी नेक वाली लंबी आस्तीन की काली कमीज पहनी थी, जिससे उसकी सफेद अंदरूनी कमीज दिख रही थी। उसने थोड़ी ढीली काली पतलून और काले जूते पहने थे और एक फेडोरा टोपी भी लगाई थी। ये टीम रॉकेट का सरगना जियोवानी था। एक दूसरे को देखते ही वे कुछ पल तक एक दूसरे को घूरते रहे। जियोवानी, सैमुअल, ओक, जॉन। ओक ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, तो जॉन, तुम मुझसे किस काम के बारे में बात करना चाहते हो? मुझे शक है कि तुम अपने पुराने दोस्त से मिलना चाहते हो और मुझे अब भी यकीन नहीं है कि तुम अकेले आए हो। जियोवानी ने जवाब दिया, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ सैम, मुझे पता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ। उसने एक तस्वीर निकालते हुए ओक को देते हुए कहा, मेरा एक बेटा है, उसका नाम सिल्वर है और मैं उसे तुम्हारे स्कूल में भेजना चाहता हूँ। ओक तस्वीर को देखता है और उसमें गहरे रंग की आंखों वाला एक छोटा लाल बालों वाला बच्चा देखता है। तो अब तुम और एरियाना साथ हो, बधाई हो। लेकिन तुम उसे मेरे स्कूल क्यों भेजना चाहते हो? तुम मुझे पसंद नहीं करते और मैं तुम्हें बर्दाश्त करता हूँ। तो फिर क्यों? जियोवानी तस्वीर वापस लेते हुए जवाब देता है, मैं और एरियाना नहीं चाहते कि उसका टीम रॉकेट में कोई दखल हो, वह तो बस एक बच्चा है। लेकिन अगर लीग को पता चल गया, तो आप तो समझदार आदमी हैं, आप इसका हल निकाल लेंगे। तो उसे आपसे बेहतर जगह और क्या हो सकती है? मशहूर प्रोफेसर ओक, किसी को शक भी नहीं होगा कि वह मेरा बेटा है। ओकाह भरते हुए कहता है, ठीक है, मैं उसे अपने साथ ले लूंगा और उसे बाकी बच्चों की तरह ही पढ़ने दूंगा। जियोवानी सिर हिलाता है और मुड़ जाता है, लेकिन जाने से पहले वह पूछता है, वैसे डेलिया कैसी है? ओक जवाब देते हैं, वह अच्छा कर रही है, वह अपनी माँ का रेस्टोरेंट चला रही है और उसका अपना एक बच्चा भी है। जियोवानी ने जाते हुए कहा, ठीक है, धन्यवाद सैम। योजक चिन्ह, दो बातें, औरा की किताब यूं ही नहीं मिली थी। मैंने ये देखने के लिए पासा फेंका कि उसे पुस्तकालय में क्या मिलेगा। एक का मतलब कुछ नहीं और 20 का मतलब चरण दर चरण ट्यूटोरियल, जिसमें रंग भरने वाले पृष्ठ भी हों। मैं मजाक कर रहा हूँ। तो मैंने पासा फेंका और 15 आया, इसलिए मुझे कुछ सोचना पड़ा। अगला एपिसोड स्कूल आर्क का है और उसमें सिल्वर भी आ रही है। आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से किरदार होंगे? मैंने कुछ योजनाएं बना रखी हैं। क्षमा करें, ये थोड़ा देर से आया है। मेरी एक कक्षा में परीक्षा थी और फिर मुझे एक प्रस्तुति देनी थी, इसलिए मैं थोड़ा व्यस्त था। खैर, यह अध्याय प्राचीन काल की घटनाओं का विस्तृत वर्णन है, जिसमें कुछ तार्किक अनुमान भी शामिल हैं क्योंकि हमें उन प्राचीन काल में क्या हुआ था, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। ऐश के दृष्टिकोण से वापस। किताब खोलने पर ऐसा लगा मानो इसे बहुत समय पहले लिखा गया हो और यह सर आरोन की रही हो। किताब के कुछ हिस्से पढ़े नहीं जा सकते थे, लेकिन इतना तो लिखा था कि चरणपत्रों पर क्या लिखा है, इसका अंदाजा लगाया जा सके। पहला पन्ना पलटने पर उसमें लिखा था, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो मुझे डर है कि सबसे बुरा हो चुका है। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि मैं आरंभ के वृक्ष को बचाने के अपने मिशन में सफल रहा। अगर यही मेरा अंत है तो मुझे आपको ऑरा गार्डियंस की सच्ची कहानी बतानी होगी। मैं सर आरोन हूं, कैमरन पैलेस का एक शूरवीर। मैं एक ऑरा गार्डियन भी हूं, हालांकि ज्यादातर लोग मुझे ऑरा गार्डियंस का नेता कहते हैं, क्योंकि मेरे कौशल और शक्ति ने मेरे साथियों को मुझे ऑरा का सच्चा संरक्षक कहने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑरा एक ऊर्जा है जो सभी जीवित प्राणियों में होती है और क्षमता रखने वाले इसे नियंत्रित कर सकते हैं। उस पृष्ठ पर कैमरन पैलेस और सर आरोन की तस्वीर थी। ऑरा गार्डियंस प्रतिभाशाली व्यक्तियों का एक समूह था जिनके पास ऑरा को नियंत्रित करने की क्षमता थी। इस समूह का उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना था। हमारे कारनामों के बारे में कई कहानियां लिखी गई थीं। हालांकि अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो मैं केवल यही मान सकता हूं कि वे नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन समय आने पर मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। अगले पृष्ठ पर ऑरा गार्डियंस का एक रेखाचित्र प्रतीत होता है। अगर दुनिया आज भी वैसी ही स्वर्ग है जैसी पहले थी, तो मेरी सफलता निश्चित है, लेकिन अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि ऑरा गार्डियंस अब नहीं रहे। मेरा मानना है कि ऑरा गार्डियंस के सारे निशान इतिहास से मिट गए हैं और जो बचे हैं वो बच्चों की कहानियों और परियों की कहानियों में सिमट गए हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऑरा गार्डियंस एक वास्तविक संगठन थे जो वास्तविक प्राणियों की रक्षा करते थे। लेकिन आपको कहानी बेहतर ढंग से बताने के लिए मुझे वहीं से शुरू करना होगा जहां से यह शुरू हुई थी। मेरे जन्म से कई साल पहले लोगों को दो पोकेमोन मिले जिन्होंने खुद को म्यू और सेलेबी कहा, और उन्होंने कुछ मनुष्यों को ऊर्जा को नियंत्रित करने का वरदान दिया, कुछ को मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता मिली, दूसरों को जादू टोना और श्राप बनाने की क्षमता मिली, और दूसरों को आभा को नियंत्रित करने की क्षमता मिली। अगले पृष्ठ पर म्यू और सेलेबी द्वारा मनुष्यों को ऊर्जा प्रदान करने का एक रेखाचित्र दिखाई देता है। आभा के मूल उपयोगकर्ताओं को पहले के दो उपयोगकर्ताओं से हीन समझा जाता था क्योंकि वे स्वयं किसी भी ऊर्जा को नियंत्रित या उत्पन्न नहीं कर सकते थे। हालांकि आभा की वास्तविक शक्तियों का पता मेरे समय में ही चला। आप जानते हैं कि आभा के संरक्षक होने के नाते हम आभा को उत्पन्न या नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारा शरीर आभा के प्रवाह के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। आपको कभी भी आभा के प्रवाह को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आपको इसे अपने भीतर से वैसे ही बहने देना चाहिए जैसे पानी बहता है। आभा हर जगह है, हर चीज में आभा होती है और वह आभा उत्पन्न करती है।
यदि आप आभा को तेजी से प्रवाहित करने का प्रयास करते हैं तो आप अपने शरीर पर अत्यधिक भार डालने या भ्रष्टाचार का सामना करने का जोखिम उठाते हैं। जब मेरा जन्म हुआ और मुझ में आभा की प्रतिभा पाई गई तो मुझे बेकार समझा गया। मेरे परिवार ने मुझे त्याग दिया और मुझे शूरवीर बनने के ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मैं दिन भर ट्रेनिंग लेता और रात में अपनी आभा की शक्तियों का अध्ययन करता। अंततः मुझे दूसरों की आभा को महसूस करने की क्षमता आ गई और कई वर्षों के कठिन परिश्रम और ट्रेनिंग के बाद मैं आभा में महारत हासिल करने में सक्षम हो गया। अब मैं किसी भी तरह से पहला आभा संरक्षक नहीं था, लेकिन मुझे महानतम कहा जाता है और इसका एक कारण है। जब आभा संरक्षकों ने मुझे पाया तो वे इस बात से प्रभावित हुए कि मैं स्वयं को भ्रष्ट किए बिना आभा को कितनी दूर तक ले जा सका। उन्होंने मुझे भर्ती किया और मैंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुझे अपना थोड़ा बहुत ज्ञान दिया और मैंने उन्हें अपनी तकनीकें सिखाईं। समय के साथ हम दूसरों की मदद करने और संगठन को मजबूत करने के लिए क्षमतावान अन्य लोगों को भर्ती करने लगे। हमने मानसिक शक्तियों और जादू टोने के उन्मादियों के साथ भी काम करना शुरू कर दिया। कई साल बीत गए और एक ऐसी घटना घटी जो ऑरा गार्डियंस के अंत की शुरुआत थी। एक घटना घटी। दुनिया में भारी मात्रा में बुराई और नकारात्मक भावनाएं फैल गईं। जब भावना बहुत शक्तिशाली होती है तो वह अपनी आत्मा बन जाती है। आमतौर पर बुरी आत्माओं को रखने के लिए एक जगह होती थी, लेकिन हमने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वे क्यों फैलीं। तीनों गुटों ने मिलकर बुरी आत्माओं को दुनिया में अराजकता फैलाने से रोकने की कोशिश की। हेक्समैनिएक्स की बदौलत हम आत्माओं को रोकने के लिए कीस्टोन बना पाए। हालांकि उनमें से प्रत्येक केवल 108 आत्माओं को ही रोक सकता था। मुझे कभी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों था। लेकिन कई लड़ाइयों के बाद हम आत्माओं को रोकने में सफल रहे, लेकिन सभी आत्माओं को रोकने की जल्दबाजी में हमने एक नया पोकेमोन बनाया जिसका नाम स्पिरिटॉम्ब रखा गया। इस पृष्ठ पर कीस्टोन और स्पिरिटॉम्ब का एक मोटा मोटा रेखाचित्र बना हुआ है। हालांकि ये जीत और जश्न अल्पकालिक ही रहा, क्योंकि हम में से किसी को भी यह नहीं पता था कि इतनी जल्दी क्या होने वाला है। लगभग इसी समय मैंने साहसिक जीवन से संन्यास लेने का फैसला किया और अपने घर लौटकर कैमरन महल के शूरवीर के रूप में अपना जीवन फिर से शुरू करने का निश्चय किया। मैंने रियोलू नामक एक छोटे पोकेमोन को भी अपने साथ रखा, जो बाद में ल्यूकारियो में विकसित हुआ। मुझे लगा कि उसमें ऑरा शक्ति के मामले में मेरे बराबर क्षमता है, इसलिए मैंने उसे अपना शिष्य बना लिया। मेरी उपलब्धियां पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गईं और मैं तेजी से पदोन्नति पाकर शाही शूरवीरों में से एक बन गया। उस दिन तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब तक दो पोकेमोन ने दुनिया में अराजकता फैलाने का फैसला नहीं किया, तब तक वे ऐसे पोकेमोन थे जो अंधकार से बने प्रतीत होते थे। वे इस दुनिया को नष्ट करने और इसे अपने अनुरूप बनाने के इरादे से आए थे। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे आत्माओं के भागने और उत्पात मचाने का कारण थे। और हमें यह भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अंडरस्को जैसे ही ऐश ने अगला पन्ना पलटा, उसने देखा कि वह पन्ना फटा हुआ था, लेकिन उसे उस पन्ने पर एक तस्वीर दिखाई दी। इसलिए जिज्ञासावश उसने थियो की ओर देखा और पूछा, इसमें से एक पन्ना क्यों फटा हुआ है? और थियो को किताब दिखाई। थियो उलझन में दिखता है। ओह, आप सही कह रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। मुझे सिनोह के प्रोफेसर ओक या उनके सहयोगियों से पूछना होगा, उन्हें ये जानकारी प्रोफेसर रोवन से मिली थी। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मैं तस्वीरें देखना जारी रख सकती हूँ। ऐश मेज की ओर वापस दौड़ते हुए बोली। ऐश पढ़ता रहा। अंडरस्को ऐसा प्रतीत होता था कि इन राक्षसों में प्राणियों और मनुष्यों को भ्रष्ट करने की क्षमता थी। हालांकि हम आभा संरक्षक होने के नाते इन राक्षसों के प्रभाव का प्रतिरोध करने में सक्षम थे, लेकिन हमारे साथी मानसिक और जादुई शक्ति वाले लोग इतने फेटशाली नहीं थे। वे राक्षसों के वश में आ गए और हमारे विरुद्ध विद्रोह कर बैठे, जो उस महान युद्ध की शुरुआत थी, वह युद्ध जिसने सब कुछ समाप्त कर दिया। हम अपने साथियों को मारना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने उनके शरीर को शुद्ध करने के लिए अपनी आभा उनमें भेजने का एक तरीका क्वेस्ट्स, लेकिन अतिरिक्त समर्थन के बावजूद भी हम संख्या और शक्ति दोनों में कमजोर थे। युद्ध के बाद हम विजयी हुए, लेकिन हमारे कई साथी शहीद हो गए। मैं बस यही आशा कर सकता हूं कि यदि कोई बच गया हो तो वह सुरक्षित स्थान पर भाग गया हो। हालांकि ये युद्ध उन राक्षसों का लक्ष्य कभी नहीं था। उनका असली लक्ष्य आरंभ का वृक्ष था। वृक्ष के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला ये कि वह अस्तित्व में मौजूद समस्त आभा का स्रोत था। वृक्ष के बिना सभी जीवित प्राणी नष्ट हो जाएंगे और राक्षस संसार में मुक्त हो जाएंगे। दूसरा कारण यह था कि आरंभ का वृक्ष म्यू का निवास स्थान था। अगले पृष्ठ पर आरंभ और नववृक्ष के वृक्ष का एक मोटा मोटा रेखाचित्र था। इसलिए मुझे जाकर पेड़ को बचाने का प्रयास करना होगा। मैं ये किताब अपने साथी लुकारियो को सौंप रहा हूं और अकेले ही पेड़ के पास जा रहा हूं। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि मैं सफल हो गया हूं, लेकिन शायद मैं मर चुका हूं। मुझे नहीं पता कि इस घटना को कितना समय बीत चुका है, लेकिन मुझे बस यही उम्मीद है कि दुनिया अभी भी सुरक्षित हाथों में है। अंडरस्को पन्ना पलटते ही उसने देखा कि वह खाली था, लेकिन ऐश को फिर भी किसी तरह कुछ दिखाई दे रहा था। अंडरस्को और अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप में आभा की कुछ क्षमता अवश्य होगी। मैंने इसे एक विशेष फूल की स्याही से लिखा है जो केवल शुरुआत में पेड़ के पास उगता है। उन सभी में प्राकृतिक आभा की उच्च मात्रा होती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ये जानकारी दूसरों को न बताएं, उन्हें स्वयं ही पता लगाना होगा। मैंने अपनी तकनीकें इस पुस्तक में लिखी हैं। आपको बस अपनी आभा प्रवाहित करनी है और आपको आभा के माध्यम से मेरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आप अनुभवहीन हो सकते हैं, इसलिए यह आपके लिए मेरा पहला पाठ होगा।
अपनी आभा को इस पुस्तक में समाहित करने का प्रयास न करें, इसे प्रवाहित होने दें और इसे अपने शरीर के एक विस्तार के रूप में, एक और भुजा की तरह समझें, न कि हथियार के रूप में। लेकिन आपको सावधान रहना होगा, यदि आप स्वयं को असफल होने देते हैं तो आपको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा। आपको सभी चीजों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। मुझे आशा है कि आप जो कुछ भी सीखेंगे वह आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा, लेकिन याद रखें कि सीखने के दौरान आपको संयम बरतना होगा और पहले बुनियादी आभा पर महारत हासिल करनी होगी, अन्यथा आप भ्रष्ट हो जाएंगे। मेरे उत्तराधिकारी, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपका जीवन बिना किसी पछतावे के बीतेगा। अंडरस्को। जैसे ही ऐश ने पढ़ना समाप्त किया, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और महसूस करने लगा। उसे हर तरफ ऊर्जा का एहसास हो रहा था, मानो वह पानी में हो। उसने अपने शरीर को उस ऊर्जा को किताब में प्रवाहित करने दिया और ऐसा करते ही ज्ञान की एक लहर उस पर छा गई। उसे आभा में ट्रेनिंग देने का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे समय के फूल की स्याही से जुड़ी यादें एक साथ उसके सामने आ गईं। जैसे ही वह किताब समाप्त हुई, उसे महसूस हुआ कि वह ज्ञान उसकी स्मृति में समा गया है। तो वह खड़ा हुआ और थियो के पास जाकर बोला, मैंने किताब देख ली, मुझे कुछ समझ नहीं आया लेकिन चित्र अच्छे लगे। ये कहते हुए उसने किताब थियो को वापस दे दी। कोई बात नहीं, मैं प्रोफेसर ओक को वह पृष्ठ दिखा दूंगा, लेकिन अभी के लिए क्या आप कालोस के व्यंजनों पर लिखी किताब ले लेंगे? जी हाँ, श्रीमान थियो, ऐश ने अभिनय जारी रखते हुए कहा। ये लीजिए, आपका दिन शुभ हो, थियो ने जवाब दिया। जब ऐश जाने लगा तो वह मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इसके साथ, मुझे कुछ मिलने तक दीवार पर डंडे फेंकने की जरूरत नहीं है, जिसका मतलब है कि मुझे अपने साहसिक तस्कों को शुरू करने से पहले अवरोध बनाना सीखने के बारे में तनाव लेने की जरूरत नहीं है। घर लौटते हुए उसने मन ही मन सोचा, अब जब मुझे ये सब पता चल गया है, तो फिलहाल मुझे सिर्फ स्कूल जाने की चिंता करनी है। उसके बाद असली मजा शुरू होगा। अंडरस्को। अज्ञात दृष्टिकोण। एक अज्ञात स्थान पर एक नकाबपोश आकृति है, जिसके चेहरे के हाव भाव से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वह एक पुराना दिखने वाला चर्मपत्र निकालता है, और उस पर दो आकृतियां बनी हुई हैं। एक धुंधली आकृति जिसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, और दूसरी जो काले, शैडोदार शरीर वाले पोकेमोन जैसी दिखती है, जिसका छोटा सा सिर है और उससे सफेद धुंध जैसी प्रेतवाधित कलगी लहरा रही है। हुड पहने हुए व्यक्ति मुस्कुराता है और मन ही मन बुदबुदाता है, जल्द ही सब कुछ पूरा हो जाएगा और तुम मेरी हो जाओगी। ओक का दृष्टिकोण। ओक इस समय सोच रहा था कि वह जियोवानी के बेटे को बिना किसी को शक हुए अपने स्कूल में कैसे दाखिला दिला सकता है। पैलेट टाउन में रहने के दौरान अन्य क्षेत्रों या कस्बों के कोई भी बच्चे पैलेट के स्कूल में नहीं आए थे। लेकिन इससे उन्हें एक विचार आया, अगर मैं दूसरे क्षेत्रों और कस्बों के अन्य बच्चों को भी शामिल कर लूं, तो किसी को भी सिल्वर पर विशेष रूप से संदेह नहीं होगा। मुझे दूसरे क्षेत्रों में अपने सहयोगियों से कुछ बच्चों की सिफारिश करने के लिए कहना चाहिए ताकि वे मेरे स्कूल में दाखिला ले सकें। इसके बाद ओक अपने कंप्यूटर के पास गए और अन्य क्षेत्रों के अन्य प्रोफेसरों और अन्य शहरों के कुछ दोस्तों से संपर्क करके ओक के स्कूल में शामिल होने के लिए छात्रों के एक नए बैच की सिफारिश करने को कहा। अंडरस्को। ऐश का दृष्टिकोण। कुछ महीनों के ट्रेनिंग के बाद दो मुख्य बातें हुई हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। मेरी संवेदन क्षमता में सुधार हो रहा है, लेकिन मैंने अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं की है। मैं कर सकता था, लेकिन सर आरोन ने मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहा, अन्यथा मैं भ्रष्ट हो सकता हूं और मैं ऐसा नहीं चाहता। खैर, अब मेरे पास कोई समय सीमा नहीं है, इसलिए मैं जितना चाहूं उतना समय ले सकता हूं। दूसरी बात, प्रोफेसर ओक का स्कूल अगले सोमवार से शुरू होने वाला है। मुझे आखिरकार उनसे सीखने का मौका मिलेगा, इसलिए मुझे तैयार रहना होगा, क्योंकि आगे क्या क्या अलग होगा यह कोई नहीं बता सकता, इसलिए मुझे जितना हो सके उतना सीखना होगा। लेकिन पहले और अधिक ट्रेनिंग। सोमवार को, ऐश नीचे आओ, तुम्हें क्लास में जाना है, तुम स्कूल के पहले दिन सो नहीं सकती, डेला ने ऐश को तैयार करने की कोशिश करते हुए कहा। मैं पहले से ही उठकर तैयार हूं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कभी भी देर तक सोते हुए नहीं पकड़ा जाऊंगा, ऐश सीढ़ियों से नीचे भागते हुए चिल्लाया। अच्छा, ये जानकर खुशी हुई कि तुम हमेशा की तरह ऊर्जावान हो, वैसे क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ दूं? डेला ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐश थोड़ा अचंभित सा लग रहा था, सच में, ये तो बिल्कुल कोने में ही है, कोई बात नहीं, मैं अकेले जा सकता हूं, फिर भी धन्यवाद। ऐश ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा, बाय। डेला ने कहा, ऐश, तुमसे प्यार करती हूँ। जैसे ही ऐश अपने घर से बाहर निकला, उसने देखा कि गैरी भी स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकल रहा था, इसलिए वह उसके पास गया। हे गैरी, तुम भी अकेले ही स्कूल जा रहे हो? ऐश ने गैरी का ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा। ऐश की तरफ देखते हुए गैरी ने कहा, अरे ऐश, हाँ, डेजी अपनी क्लास के लिए थोड़ी देर पहले ही चली गई और स्कूल तो बस कोने में ही है। उसने कहा कि स्कूल की इमारत शायद एक ब्लॉक से भी कम दूरी पर थी। वे दोनों स्कूल जाने के लिए साथ साथ चलने लगे, लेकिन तभी गैरी ने एक दिलचस्प बात कही। अरे, क्या तुमने सुना है कि दादाजी अब दूसरे कस्बों और क्षेत्रों के बच्चों को भी अपने स्कूल में दाखिला दे रहे हैं? इससे ऐश सचमुच उलझन में पड़ गया। क्या ये सच नहीं है कि पैलेट के लोगों और ओक द्वारा स्वयं अनुशंसित लोगों के अलावा किसी को भी पैलेट में आने की अनुमति नहीं है? उनके अधीन अध्ययन करने की तो बात ही छोड़ दें। गैरी ने बस कंधे उचकाते हुए कहा, जाहिर है वह दूसरों को भी वही अवसर देना चाहता है, इसलिए उसने अपने दोस्तों से कुछ बच्चों की सिफारिश करने को कहा है जो हमारे साथ जुड़ सकें। ये सुनकर ऐश ने सोचा, ये चिंताजनक है, ओक ने दूसरों को अंदर क्यों आने दिया?
लोगों ने उसे रिश्वत देने की कोशिश की और असफल रहे, तो दूसरों को अंदर आने देने के पीछे उसका क्या कारण हो सकता है? उसने ये सोचते हुए गैरी के साथ प्रोफेसर ओक के स्कूल पहुंच गया। जैसे ही वे अंदर आए, उन्होंने एक विशाल इमारत देखी और सभागार की ओर बढ़े, जहां उन्होंने मंच पर ओक को कई अन्य बच्चों के साथ देखा। पैलेट में सामान्य रूप से रहने वाले बच्चों की तुलना में कहीं अधिक बच्चे थे। जैसे ही वे बैठे, कथानक की सुविधा के कारण ओक ने बोलना शुरू कर दिया। सभी को नमस्कार, मेरे स्कूल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मैं प्रोफेसर ओक हूं, लेकिन आप मुझे पोकेमोन प्रोफेसर के नाम से भी जानते होंगे। आप सभी यहाँ अपने अपने कारणों से आए हैं और आप में से कुछ शायद असमंजस में हों, लेकिन चिंता न करें, मैंने अपने सहयोगियों को अन्य क्षेत्रों के छात्रों को शामिल होने के लिए सिफारिश करने की अनुमति दी है, ताकि ये देखा जा सके कि क्या अधिक विविधतापूर्ण स्कूल का कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओक ने कहा, जिससे कुछ छात्र उत्साहित हो गए और कुछ निराश हो गए। ठीक है, और टीम रॉकेट का मकसद सिर्फ पोकेमोन के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाना और मरमेड पोकेमोन बनाना है, उनका मकसद कोई विनाशकारी हथियार बनाना नहीं है। हाँ, मुझे इस बात पर जरा भी यकीन नहीं है, अगर उनका यही मकसद होता तो उनके पास लगभग 20 साल का समय था। तो असली वजह क्या है? तो आप सभी को एक दूसरे से परिचित कराने के लिए, सभी लोग आगे आकर अपना परिचय दें। अपना पसंदीदा नाम और आप क्या बनना चाहते हैं, ये बताएं। हम पैलेट के लोगों से शुरू करेंगे और फिर बाकी सभी के लिए आगे बढ़ेंगे और हम वर्णमाला क्रम में चल सकते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब दोस्त हैं। अच्छा, तो लगता है कि अब मेरी बारी है। जैसे ही ऐश मंच की ओर बढ़ा, पैलेट बैंड के लोगों की कतार उसके पीछे बन गई। हेलो, आप सब मुझे ऐश कह सकते हैं और मैं एक पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहता हूँ। डॉट 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 अरे, मैं गैरी ओक हूँ और मैं एक पोकेमोन मास्टर बनूंगा। हेलो, आप मुझे ग्रीन कह सकते हैं, मैं एक पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहता हूँ। डॉट 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 पैलेट के लोगों के खत्म होने के बाद उसने देखा कि केवल वह, गैरी और ग्रीन ही पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहते हैं। आप सभी का धन्यवाद, अब बाकी सभी लोग आगे आएं और अपने मूल स्थान का पसंदीदा नाम और आप क्या बनना चाहते हैं, ये बताएं। ओक ने दूसरों को भी स्वागत का एहसास दिलाने की कोशिश करते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, कुछ बच्चे मंच पर आए, उनमें से कुछ अपरिचित चेहरे थे, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी थे जिन्हें वह पहचानते थे। डॉट 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 हेलो, मैं बियांका हूँ, यूनोवा के नुवेमा टाउन से। मैं पोकेमोन शोधकर्ता बनना चाहती हूँ। मैं उनोवा के नुवेमा कस्बे से चेरेन हूँ, मैं पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं कांटो के वर्मिलियन शहर से क्लोई हूँ और मैं पोकेमोन प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। डॉट 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 नमस्कार, मैं सिनोह के ट्विनलीफ टाउन से डॉन हूँ और मैं एक पोकेमोन कोऑर्डिनेटर बनना चाहती हूँ। डॉट 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 नमस्कार, मैं ओनोवा के नुवेमा कस्बे से हिल्डा हूँ और मैं पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं होइन के पेटलबर्ग शहर से मैं हूँ और मैं पोकेमोन कोऑर्डिनेटर बनना चाहती हूँ। डॉट 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 पॉल, वेलस्टोन सिटी, सिनोह, ट्रेनर। डॉट 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 मैं ओनोवा के एस्पर्टिया शहर से रोजा हूँ, मैं एक ट्रेनर बनना चाहती हूँ। डॉट 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 हेलो, मैं कालोस के वैनिविल टाउन से शाउना हूँ और पोकेमोन परफॉर्मर बनना चाहती हूँ। डॉट 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 जोतो से सिल्वर, मैं एक पोकेमोन ट्रेनर बनूंगा। डॉट 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 नमस्ते, मैं कालोस के सेंटालून शहर से टियरनो हूँ और मैं पोकेमोन के साथ नृत्य करना चाहता हूँ। मैं कालोस के लुमियोस सिटी से ट्रेवर हूँ, मैं कालोस पोकेडेक्स को पूरा करना चाहता हूँ। डॉट 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 मैं होइन के पेटलबर्ग शहर से वॉली हूँ, और मुझे पक्का नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। डॉट 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 हेलो, मैं येलो हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन मैं पोकेमोन से दोस्ती करना चाहता हूँ। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जब ऐश ये सब सुन रहा था, तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। ये लोग यहाँ क्यों हैं? अगर क्लोई यहाँ है तो गो यहाँ क्यों नहीं है? वे यहाँ कैसे और क्यों हैं? और यह कैसे अलग होगा? और पोकेमोन ट्रेनर बनना इतना दुर्लभ क्यों है? ओक बोलने लगा, खैर आज का दिन बहुत ही फलदायी रहा, मुझे उम्मीद है। रुको, जैसे ही सबने दरवाजे से झांका, एक छोटा सा गोरा बच्चा दौड़ता हुआ आया। मैं और बैरी सिन्हो से पोकेमोन ट्रेनर बनेंगे। अंदर आते ही उसने कहा, माफ करना, मुझे देर हो गई, मैं सो गया था। ओक ने देखा और सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं मेरे बेटे, बस अगर ऐसा दोबारा हुआ तो इतना शोर मत मचाना। कमरे में मौजूद सभी लोगों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, जैसा कि मैं कह रहा था, मुझे उम्मीद है कि हम सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे। अब कक्षाओं की बात करते हैं। कुछ कक्षाएं ऐसी होंगी जो सभी को लेनी होंगी, जैसे पोकेमोन का इतिहास। लेकिन फिर आप में से प्रत्येक अपनी पसंद के अनुसार वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं जो आपकी रुचि से संबंधित हो या जिनमें आपकी रुचि हो। आप जितने चाहें उतने विषय चुन सकते हैं, लेकिन खुद पर ज्यादा बोझ मत डालना। इस साल पिछले सालों की तुलना में आपकी संख्या अधिक होने के कारण आप सभी को अलग अलग समूहों में बांटा जाएगा और आपको आपकी सिफारिश के आधार पर अलग अलग कक्षाओं में रखा जाएगा। और आप सभी को आपस में मिलने जुलने और कक्षाओं को देखने की अनुमति देने से पहले एक बात और, आप सभी किसी भी समय स्कूल छोड़ सकते हैं या पढ़ाई जारी रख सकते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में लागू न्यूनतम आयु सीमा के अनुसार मुझे आप सभी को यहाँ रोकना होगा।
मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग जल्द से जल्द शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन नियम मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आप सभी को अपनी कक्षाएं चुनने की छूट दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी कल अपनी पहली कक्षा में मिलेंगे। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, लोग उपलब्ध कक्षाओं की जानकारी देने वाला एक पर्चा आपस में बांटने लगे और कुछ लोग वहां से जाने लगे। आवश्यक विषयों में गणित, पोकेमोन जीव विज्ञान, अंग्रेजी, पोकेमोन का बुनियादी ज्ञान आदि शामिल थे। और ऐच्छिक कक्षाओं में पोकेमोन से लड़ाई, आविष्कार, प्रतियोगिताएं, पोकेमोन की देखभाल, पोकेमोन अनुसंधान, चिकित्सा क्षेत्र आदि शामिल थे। यहाँ तक कि एस्ट्रेना और रेंजर जैसे कुछ विशिष्ट पेशे भी थे। आसपास देखने पर पता चला कि कई लोग अलग अलग काम कर रहे थे। मैं और डॉन की आपस में खूब जम रही थी। ये स्वाभाविक था क्योंकि दोनों को प्रतियोगिताएं पसंद थीं और पक्षी जैसे पोकेमोन भी। कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ आने से पहले एक दूसरे को जानते थे, जैसे बियांका और चेरेन। फिर कुछ अंतर्मुखी थे जैसे वॉली और येलो, और कुछ बहिर्मुखी थे जैसे बियांका और टिएर्नो। और फिर पॉल और सिल्वर का एक गुस्सैल कोना भी था। कागज पर नजर रखते हुए ऐश सोचता है, चलो मैं जितने हो सके उतने में आवेदन कर देता हूँ। असली ऐश को जानते हुए उसने शायद आवश्यक कक्षाएं ली होंगी और बस छोड़ दिया होगा। चारों ओर देखकर, सबको बातें करते हुए देखकर, गैरी भी कुछ लोगों से बात कर रहा था। चलो सबसे बात कर ही लेते हैं क्योंकि मैं कक्षाओं में उनके साथ ही रहूंगा। अंडरस्को तो स्कूल आग शुरू हो रहा है और मानो या ना मानो, मैंने और भी किरदारों की योजना बनाई थी लेकिन बहुतों को हटा दिया ताकि 9 नाम वाले लड़के और 9 नाम वाली लड़कियां हों। मैंने उन्हें इस आधार पर चुना कि मुझे लगा कि मैं उनके साथ एक बेहतर कहानी बना सकता हूं। मानो या ना मानो, मैंने शुरू में इसे दोगुना कर दिया था और इसमें मंगा के सभी मुख्य पात्र शामिल थे। मैं इसे जीवन का अकादमिक चित्रण नहीं बनाऊंगा, मैं कहानी में समय के अंतराल और महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल करूंगा। इसलिए जिन्हें इस तरह की चीजें पसंद नहीं है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐश का दृष्टिकोण। स्कूल शुरू हो गया है और मुझे मानना पड़ेगा कि यह मेरे पिछले जीवन के प्राथमिक विद्यालय से कहीं अधिक रोचक है। ये स्कूल किसी कॉलेज की तरह पढ़ाता है और स्कूल 2 मुख्य भागों में विभाजित है। सबसे पहले, हमारे पास ओक के साथ एक परामर्श सत्र है जहां हम उनसे सामान्य प्रश्न पूछ सकते हैं और वे हमें कुछ सिखाने के लिए विशेष अतिथियों को बुलाते हैं। साथ ही मुझे बियांका, चेरेन, क्लो, डॉन, हिल्डा, मे, पॉल, रोजा, शॉना, सिल्वर, टिएर्नो, ट्रेवर, वॉली, येलो, बेरी, ग्रीन और गैरी के साथ 18 छात्रों के समूह में रखा गया। यार, बस हमें क्लास ए के कहलाने और एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी क्लास की कमी है और हमारे पास स्कूल लाइफ स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे तैयार हो जाएगा। अब मेरी प्रस्पीड की बात करें तो सबसे पहले तो सामान्य रूप से आवश्यक कक्षाएं सरल हैं, यहाँ तक कि पोकेमोन जीव विज्ञान भी उतना जटिल नहीं है। यह मेरे कॉलेज के दिनों में पढ़े गए कोशिकाओं और आना पे छोटे ऊ की मात्रा ब्लड लाइन की के समान है। और पोकेमोन अनुसंधान में अभी तक कुछ भी दिलचस्प नहीं मिला है। साथ ही फेरी टाइप और मेगा एवोल्यूशन भी मौजूद हैं। शुक्र है कि यह वह वैकल्पिक समयरेखा नहीं है जो निंटेंडो ने इसलिए बनाई थी ताकि उन्हें और मेगा ना बनाने पड़े। इसके बाद एस्ट्रेना विभाग से बैटल स्टडीज, रेंजर विभाग से मूव ट्यूटरिंग और पोकेमोन रिसर्च को मैंने चुना। और क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था, इसलिए मैंने पोकेमोन की देखभाल और पोकेमोन बैटलिंग को भी चुना। अब मेरे नए सहपाठियों की बात करें तो उनके साथ कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं। पॉल और सिल्वर ज्यादातर किसी से बात नहीं करते। उनके साथ मेरी सबसे ज्यादा बातचीत पोकेमोन बैटलिंग क्लास में हुई और वह भी इसलिए क्योंकि गैरी ने उनसे बात शुरू की थी। वॉली और येलो ज्यादा असामाजिक हैं, लेकिन पोकेमोन की देखभाल वाली क्लास के दौरान कम से कम उनसे दोस्ती करने का मौका तो मिला। पोकेमोन रिसर्च क्लास में बियांका, चेरेन, क्लोई और ट्रेवर मुख्य रूप से बियांका की वजह से दोस्त बन गए। पोकेमोन की देखभाल के दौरान मेरी दोस्ती डॉन, में और शाओना से हुई। मूव ट्यूटरिंग क्लास में मेरी मुलाकात टिएर्नो से भी हुई और जब उसे पता चला कि मुझे स्वॉर्ड्स डांस और ड्रैगन डांस जैसे डांस मूव्स सीखने में दिलचस्पी है, तो वह तुरंत मेरा दोस्त बन गया। पोकेमोन बैटलिंग क्लास के दौरान मेरी दोस्ती हिल्डा और रोजा से भी थोड़ी और गहरी हो गई और बैरी से भी। कुल मिलाकर मैंने कुछ चीजें सीखी हैं, लेकिन कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं। सबसे रोमांचक बात यह है कि ओक अपने 2 साथियों को दूसरे क्षेत्रों से बुला रहे हैं ताकि वे हमें कुछ सिखा सकें। ऐश के सोचते ही उसे एहसास हुआ कि गैरी उससे कुछ पूछ रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है दादाजी अतिथि वक्ता के रूप में किसे ला रहे हैं? गैरी ने बहुत ऊबते हुए पूछा क्योंकि उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता, शायद वह कुछ शोधकर्ताओं को ला रहा है ताकि तुम्हें फिर से उसी रास्ते पर चलने के लिए मना सके। ऐश ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि? गैरी की बात बीच में ही कट गई क्योंकि रोजा बातचीत में कूद पड़ी। अरे, तुम लोग इस बारे में बात कर रहे हो कि कौन आ रहा है? मैं भी शामिल होना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि वह एलीट 4 में से किसी को लाएगा। रोजा ने चिल्लाकर सबको अपनी बात सुना दी। मुझे उम्मीद है कि यह वॉलेस ही होगा, मैंने डॉन और शॉना की खुशी के बीच कहा। मुझे उम्मीद है कि यह कोई पोकेमोन शोधकर्ता होगा, बियांका ने उत्साह से कहा। मुझे उम्मीद है कि यह एक पोकेमोन है, येलो ने कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, सिवाय मेरे। जब कक्षा में इस बात पर बहस और चर्चा चल रही थी कि अतिथि कौन होगा, तभी ओके सब गड़बड़ देखकर अंदर आए। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है, सब शांत हो जाओ, जैसा कि मुझे यकीन है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं 2 अतिथियों को अतिथि वक्ता के रूप में ला रहा हूं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, कक्षा में शांति छा गई और उन्होंने आगे कहा, मैं अन्य क्षेत्रों से अपने सहयोगियों को उनके अध्ययन के बारे में चर्चा करने के लिए ला रहा हूं।
जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मैं मानव और पोकेमोन के संबंधों का अध्ययन करता हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से अकेला प्रोफेसर नहीं हूं, इसलिए मैं आपको अपने सहयोगी जोतो के एल्म से मिलवाता हूं, जो पोकेमोन प्रजनन का अध्ययन करते हैं और पोकेमोन विकास के शोध में सर्वश्रेष्ठ हैं, और होइन के बच से, जो पोकेमोन के आवासों और क्षेत्रीय रूपों का अध्ययन करते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की, दो अपेक्षाकृत युवा दिखने वाले व्यक्ति कमरे में आए, दोनों के हाथ में कुछ सामान था। प्रोफेसर एल्म छोटे भूरे बालों और धूसर आंखों वाले व्यक्ति हैं। वे चश्मा, दो जेबों वाला सफेद लैब कोट और कॉलर वाली टील रंग की कमीज पहनते हैं। प्रोफेसर एल्म भूरे रंग की पैंट, काली बेल्ट और भूरे जूते भी पहनते हैं। प्रोफेसर बिर्च लंबे चौड़े कद के व्यक्ति हैं, जिनकी त्वचा गोरी, आंखें काली, बाल छोटे और हल्के घुंघराले भूरे रंग के हैं, और दाढ़ी वाला चौकोर चेहरा है। उन्होंने सफेद लैब कोट के नीचे गहरे नीले रंग की टी शर्ट, काली बेल्ट के साथ खाकी शॉर्ट्स और पैरों में हल्के भूरे रंग की सैंडल पहनी हुई हैं। एल्म ने ये कहते हुए अपनी बात शुरू की, प्रोफेसर, मुझे नहीं लगता कि मैं विकास का सबसे अच्छा जानकार हूँ, रोबिन मुझसे कहीं बेहतर है। कक्षा की ओर देखते हुए उन्होंने आगे कहा, लेकिन हाँ, मैं प्रोफेसर एल्म हूँ और मैंने पोकेमोन अंडों का अध्ययन किया है और मुझे पोकेमोन अंडों की क्वेस्ट्स का श्रेय दिया जाता है। मैं पोकेमोन की विचित्र क्षमताओं का भी अध्ययन करता हूँ। मैं अपने साथ एक अंडा भी लाया हूँ। एल्म ने नीचे काले रंग की धारियों वाला एक पीला अंडा निकाला। सभी छात्र अंडे को उत्सुकता से देखने लगे, यहाँ तक कि पॉल और सिल्वर भी सामान्य से अधिक उत्सुक लग रहे थे। एल्म ने यह बात नोटिस की और आगे कहा, अच्छा, यह अंडा कुछ ही मिनटों में फूट जाएगा, तो जब तक हम इंतजार करते हैं, क्यों न बिर्च खुद अपना परिचय दे दे। ये सुनकर बच ने सिर हिलाया और बोलना शुरू किया, नमस्कार, मैं प्रोफेसर बच हूं और मैं पोकेमोन के आवासों और उनके आवास के कारण उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता हूं। 3 पोकेबॉल निकालते हुए उन्होंने आगे कहा, यह शायद उतना महत्वपूर्ण या रोचक न लगे, लेकिन इसमें पोकेमोन के रहने की जगह से कहीं अधिक जानकारी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 पोकेमोन छोड़े हैं, जो 3 वर्मडैम, प्लांट क्लोक, सैंडी क्लोक और ट्रैश क्लोक थे। उन्होंने आगे कहा, देखिए, ये वर्मडैम हैं, और इन तीनों का जन्म, पालन पोषण और ट्रेनिंग एक ही तरीके से हुआ है। एकमात्र अंतर यह है कि वे कैसे विकसित हुए। आप जानते हैं, वर्मडैम अपने आसपास से सामग्री लेकर और एक आवरण बनाकर विकसित होते हैं। प्लांट क्लोक को आगे बढ़ाते हुए, ये वर्मडम घास के पास विकसित हुआ। सैंडी क्लोक को आगे बढ़ाते हुए, ये वर्मडम चट्टानों के पास विकसित हुआ। ट्रैश क्लोक को आगे बढ़ाते हुए, ये वर्मडैम शहरों में कचरे के पास विकसित हुआ है। उन्होंने आगे कहा, ये बदलाव सिर्फ स्टाइल में बदलाव नहीं है, इनके हर चोगे की अपनी अपनी खूबियां और कमियां हैं। ये कहते हुए क्लास थोड़ी और दिलचस्प लगने लगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने 2 और पोकेबॉल निकाले और उनमें से म्याउथ और अलोलन म्याउथ जैसे दिखने वाले पोकेमोन को बाहर निकाला। देखिए, कुछ क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु और आवास होते हैं, जिनकी वजह से अलग अलग पोकेमोन में कई तरह के बदलाव आते हैं। क्लास को बहुत दिलचस्पी थी। सामान्य म्याउथ तो हर जगह आम है, लेकिन उन्होंने म्याउथ का यह अलग रूप पहले कभी नहीं देखा था। बच ने आगे कहा, आप देखिए, पोकेमोन के कई अलग अलग रूप हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वे सभी क्यों बदलते हैं और ये अंतर उन्हें शारीरिक रूप से कैसे बदलते हैं, और हम पूरी तरह से ये भी नहीं जानते कि पोकेमोन के आवासों में अंतर पोकेमोन में बदलाव क्यों ला सकते हैं। जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया, अंडा फूटने लगा और सभी लोग उत्सुकता से अंडे को देखने लगे। जैसे ही अंडा तेज रोशनी से घिर गया, एक छोटा सा पिच्चू प्रकट हुआ। तुरंत ही कुछ लोग उस नन्हे चूहे की क्यूटनेस पर मोहित हो गए। वहीं कुछ लोग OSLAVE बड़ी ई ना होकर सोचने लगे कि यह कौन सा पोकेमोन है। एल्म ने समझाना शुरू किया, ये पिचू है, पिकाचू का पूर्व विकास रूप। असल में इसी से मुझे पोकेमोन अंडों की क्वेस्ट्स का श्रेय मिला। अब मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पोकेमोन प्रजनन और पोकेमोन अंडों के अध्ययन की क्या जरूरत है, ये तो बहुत आसान लगता है। ये सुनकर कुछ लोग, खासकर पॉल सिल्वर, सोचने लगे कि प्रोफेसर एल्म अपने शोध का बचाव करने के लिए क्या कहेंगे। एल्म ने आगे कहा, देखिए, पोकेमोन को प्रजनन के लिए एक ही प्रजाति का होना जरूरी नहीं है, उन्हें केवल समान प्रजनन समूहों में होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक रेटटाटा पिकाचू के साथ प्रजनन कर सकता है क्योंकि वे फील्ड प्रजनन समूह में हैं। मेरे द्वारा किए गए सभी शोध के बाद भी हमें सभी पोकेमोन प्रजनन समूहों के बारे में पता नहीं है। अभी भी 100 से अधिक पोकेमोन ऐसे हैं जिनके प्रजनन का तरीका हमें नहीं पता है। एल्म के ऐसा कहते ही कुछ लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन ज्यादातर लोग OSLAVE बड़ी ई न लग रहे थे। इसलिए उन्होंने आगे कहा, अब आप शायद इस पिचू में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। देखिए, ये पिचू खास है। पोकेमोन को अंग मूव्स नाम की एक खास क्षमता मिलती है, जो उन्हें अपने माता पिता से विरासत में मिलती है। इस पिचू को एक बेहद ताकतवर राइचू और पिकाचू के साथ ब्रीड किया गया है, इसलिए इसे वोल्ट टैकल नाम की एक खास क्षमता आती है। क्या किसी के कोई सवाल हैं? यह ऐश का पिकाचू नहीं है। जैसे ही एल्म ने अपनी बात खत्म की, उस पर कई सवालों की बौछार हो गई, जिनमें ये और कौन कौन सी फिल्में जानता है से लेकर क्या मैं इसे पकड़ सकता हूं तक के सवाल शामिल थे। ऐश ने हाथ उठाकर पूछा, आपने एग मूव्स के बारे में कुछ कहा था। अगर पोकेमोन सामान्य रूप से अंडों से पैदा होते हैं तो फिर कुछ ही पोकेमोन ये खास मूव्स क्यों सीखते हैं? ये सुनकर एल्म मुस्कुराया और बोला, सच कहूं तो मुझे नहीं पता। खासकर इसलिए क्योंकि कुछ खास परिस्टेटसियों में ही कुछ पोकेमोन ये मूव्स सीख सकते हैं। इसीलिए मैं पोकेमोन के अंडों और उनकी ब्रीडिंग पर रिसर्च कर रहा हूं। जैसे ही उसने अपना प्रश्नोत्तर समाप्त किया, वैसे ही बेतरतीब प्रश्न जारी रहे। हालांकि
ऐश ने मन ही मन सोचा, खैर इससे मुझे ये पता नहीं चलता कि पिकाचू वोल्ट टैकल का उपयोग करने में सक्षम क्यों था, लेकिन इससे पहले कभी नहीं। एल्म और बच से कुछ और सवाल पूछने के बाद ओक ने आखिर में कहा, ये तो बहुत जानकारीपूर्ण था, लेकिन मुझे यकीन है कि प्रोफेसरों को अपना शोध जारी रखना होगा, इसलिए उन्हें ज्यादा देर तक रोके न रखें। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, एल्म और बच ने हाथ हिलाकर विदा ली, यहाँ तक कि छोटे पिचू ने भी थोड़ा सा हाथ हिलाया, जिससे कक्षा के सभी बच्चे उन्हें जाते देखकर और भी उस्लेव हो गए। लेकिन देखते ही देखते पहला साल बीत गया और उसके तुरंत बाद दूसरा साल शुरू हो गया। अरे, आपका पसंदीदा पोकेमोन कौन सा है? बिना किसी व्यंग्य के, आपका पसंदीदा पोकेमोन कौन सा है? और कोई पौराणिक पोकेमोन नहीं, क्योंकि हर कोई रेक्वाजा को चुनता है। मेरा अम्ब्रेयन है। ऐश के दृष्टिकोण से, मैं आखिरकार 6 साल का हो रहा हूँ और अगले साल स्कूल शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले, गर्मियों की छुट्टियों में कुछ चीजें हुई। सबसे पहले, मैंने आखिरकार बेसिक ऑरा में महारत हासिल कर ली है, इसलिए इसका मतलब है कि मैं आखिरकार अधिक उन्नत चीजों में ट्रेनिंग शुरू कर सकता हूँ। मेरी प्राथमिकता अभी भी बैरियर सीखना है और संभावित रूप से ऑरा से दूसरों को ठीक करना है। इसके बाद, मैं गैरी के साथ ओक के समर कैंप में गया, लेकिन ओक के ड्रैगनाइट द्वारा गले लगाए जाने के अलावा कुछ भी दिलचस्प नहीं हुआ। मुझे लगता है कि यह समझ में आता है कि ऐश 7 साल का था जब वह उस यात्रा पर सो गया था जहां गो और क्लोई म्यू से मिले थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अगली बार उसे लाएगी। मैं उसे थोड़ा प्रभावित करने की कोशिश करूंगा। मैंने लाइब्रेरी में भी जाना शुरू कर दिया, कुछ खास नहीं मिला। मैंने ऑरा सेंस से बस एक सरसरी नजर डाली कि क्या कुछ और दिलचस्प है, कुछ नहीं मिला। लेकिन मैंने कांटों और दूसरे क्षेत्रों के बारे में भी कुछ कहानियां ढूंढने की कोशिश की। कुल मिलाकर मुझे जो मुख्य बातें मिली, वे सब मुझे पहले से पता थी, और दूसरे क्षेत्रों की किताबों को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि किसी भी दूसरी बुरी टीम ने अभी तक कुछ भी करने की कोशिश नहीं की है। तो ये राहत की बात भी है और चिंताजनक भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने पाई, वह यह है कि लेजेंडरी पोकेमोन सिर्फ ऐसे पोकेमोन नहीं हैं जिन्हें आप डॉलर स्टोर के डिस्काउंट कॉर्नर से खरीद सकते हैं, बल्कि वे प्रकृति की मूलभूत शक्तियां हैं। उनमें से अधिकांश ग्राउडॉन और क्योग्रे जैसे शक्तिशाली पोकेमोन को पकड़ना जरूरी है, वरना दुनिया खत्म होने की पूरी संभावना है। लेकिन लेटियास और लेटियोस जैसे पोकेमोन और पक्षियों की तिकड़ी प्रकृति के नियमों के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वे कई हैं, लगभग हर क्षेत्र में एक, लेकिन फिर भी उनका महत्व है। मुझे आश्चर्य है कि इसका टोबियास पर क्या असर पड़ेगा, ये देखते हुए कि यह पुष्टि हो चुकी है कि उसकी टीम में केवल लेजेंडरी पोकेमोन ही हैं। खैर, जब हम वहां पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं पाल्किया और डायलगा को मुझे वर्षन गेम में भेजने के लिए मना सकता हूं ताकि मैं उनमें से कुछ को प्राप्त कर सकूं, शायद नहीं। तो मैं बस अगले साल का इंतजार करूंगा ताकि ओक से और अधिक सीख सकूं। शायद मुझे कुछ मानव और पोकेमोन चिकित्सा कक्षाएं लेनी चाहिए ताकि देख सकूं कि क्या मैं अपनी उस मेडिकल डिग्री का किसी काम में इस्तेमाल कर सकता हूं जो मुझसे छीन ली गई थी। स्कूल की शुरुआत। जैसे ही स्कूल का साल शुरू हुआ, ज्यादा कुछ नहीं बदला, सभी अपनी अपनी कक्षाओं में रहे, लेकिन मैंने कुछ मेडिकल कक्षाएं ली, जिससे मुझे याद आया कि जैसी एक पोकेमोन न स्कूल गई थी क्योंकि वह सामान्य नर्सिंग स्कूल में दाखिला नहीं ले पाई थी, और फिर नर्सिंग में अच्छी प्रतिभा होने के बावजूद उन्होंने उसे फेल कर दिया। दुख की बात है, शायद मैं भविष्य में उसके और जेम्स के लिए कुछ करूंगी। उनकी कहानी हमेशा मुझे दुखी करती थी। वैसे तो साल में कुछ खास नहीं हुआ। एंग्री कॉर्नर के लोग अब भी गुस्से में हैं, वॉली और येलो थोड़े और खुलकर बात करने लगे हैं और ग्रीन भी ज्यादा बोलने लगा है। टिएर्नो ने एक डांस क्लब शुरू कर दिया है क्योंकि जाहिर है, गैरी अपनी मनमानी कर रहा है। और साल के अंत में ओक ने कहा कि वह अपने एक और सहकर्मी को हमारे पास लाएगा ताकि वह हमें अपने अध्ययन के बारे में बता सके। लेकिन इन सबसे पहले, क्लास गैरी के साथ गर्मागर्म बहस कर रही थी। तो गैरी, हम सब यही जानना चाहते हैं, क्या एलीट फोर की अगाथा तुम्हारी दादी हैं? ऐश ने बहस शुरू की। ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, मुझे क्यों बताना चाहिए? गैरी ने कहा। ग्रीन ने जवाब दिया, अरे, ये तो सबको पता है कि जब वे छोटे थे तब अगाथा को वो पसंद था। जब सब लोग गैरी की तरफ देख रहे थे, तो वह चिल्लाकर बोला, तो क्या हुआ, मुझे कैसे पता चलेगा कि वह पहले कभी नहीं आती और वे दोनों कब साथ होंगे? शौना बीच में बोल पड़ी, तुमने इससे इनकार नहीं किया और वैसे भी ओक को हर दूसरे महीने एलीट 4 के साथ मीटिंग करनी पड़ती है, तो सच बता दो। गैरी सचमुच और लाक्षणिक रूप से दोनों तरह से मुश्किल में फंस गया था। तभी ओक अंदर आया और कक्षा को शांत किया। जब सब बैठ गए तो उसने बोलना शुरू किया, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अपने एक और सहकर्मी को उनके शोध के बारे में आप सबको बताने के लिए बुलाया है। तो मैं आप सबको अपने वरिष्ठ और अनुभवी प्रोफेसर रोवन से मिलवाना चाहता हूं, जो पोकेमोन के विकास में विशेषज्ञ हैं, और प्रोफेसर जुनिपर से, जिनसे मैंने खुद पोकेमोन की उत्पत्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़ाया है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की, 2 लोग कमरे में आए। प्रोफेसर रोवन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी त्वचा गोरी, नीली आंखें और नुकीले सफेद बाल हैं, जिनमें साइडबर्न और मूंछें हैं। उन्होंने सफेद शर्ट के ऊपर ग्रे जैकेट, हल्के नीले रंग की बनियान, ग्रे टाई, गहरे नीले रंग की पैंट और ग्रे जूते पहने हुए हैं। प्रोफेसर जुनिपर एक आकर्षक महिला हैं, जिनकी त्वचा गोरी, आंखें हरी और बाल सुनहरे रंग के हैं। उन्होंने हल्के हरे नीले रंग का लैब कोट, सफेद ब्लाउज, छोटी हरी स्कर्ट और लाल धारियों वाले सफेद एथलेटिक जूते पहने हैं। उनके दोनों कानों में लाल रंग की आयताकार बालियां भी हैं। प्रोफेसर रोवन ने बोलना शुरू किया, जी हाँ, जैसा कि आपने ओक से सुना है, मैं पोकेमोन के विकास का अध्ययन करता हूँ।
ये सुनने में सीधा साधा लग सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा अध्ययन इतना सरल नहीं है। उदाहरण के लिए, आइटम एवोल्यूशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ पोकेमोन पत्थरों का उपयोग करके विकसित होते हैं। अपने अध्ययन के दौरान मैंने पाया है कि पोकेमोन को विकसित करने के और भी तरीके हैं। ये कहते हुए उन्होंने 2 पोकेबॉल निकाली और एक इलेक्टाब्स और एक मैगमार को बाहर भेजा। उन्होंने आगे कहा, देखिए, ये पोकेमोन कांटों में काफी मशहूर हैं, लेकिन शोध से हमने पाया है कि इन जैसी खास चीजों की मदद से। उन्होंने एक मैगमराइजर और एक इलेक्ट्रीजर निकालते हुए कहा, ये और विकसित हो सकते हैं, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ही उन्होंने दोनों चीजें पोकेमोन को दी, वे चमकने लगे। और जब उनकी चमक रुकी, तो वे नए रूप में आ गए, जिससे कमरे में मौजूद कई छात्र आश्चर्यचकित रह गए। बच्चों के सामने इलेक्टिविर और मैग्मोटर खड़े हैं। देखिए, ये तो मेरे शोध में मिली जानकारी का एक छोटा सा हिस्सा ही है। अभी और भी बहुत कुछ है, जैसे कुछ पोकेमोन के वैकल्पिक विकास, या ऐसे पोकेमोन जिनके विकास के बारे में आपको पता ही नहीं था। खैर, क्या आपके कोई सवाल हैं? जैसे ही उसने ये कहा, कुछ बच्चों के मन में तुरंत सवाल उठे, मुख्य रूप से यह कि पोकेमोन के और कौन कौन से विकास होते हैं। लेकिन ऐश के मन में एक विचार आया, अगर मुझे किसी से पूछना ही है तो रोवेन से ही क्यों ना पूछ लूं। उसने हाथ उठाते हुए पूछा, क्या कभी ऐसा कोई कारण हो सकता है कि कोई पोकेमोन विकसित ना हो सके? रोवेन ने ये सुना और एक पल सोचने के बाद जवाब दिया, अच्छा सवाल है, पोकेमोन के विकसित न हो पाने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि सभी पोकेमोन विकसित हो सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कौन सा पोकेमोन विकसित हो सकता है और कौन सा नहीं। लेकिन कारण की बात करें तो मेरे दिमाग में 3 कारण आ रहे हैं। पहला, हो सकता है कि पोकेमोन में विकसित होने की प्रेरणा ही न हो, क्योंकि विकास का संबंध शक्ति या उम्र से नहीं होता। कुछ पोकेमोन तो हम या आपसे भी पुराने हैं, फिर भी विकसित नहीं हुए हैं, और इसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें विकसित होने की या जंगल या कैद में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप अपने पोकेमोन को गलत तरीके से प्रशिक्षित कर रहे हों। ऐसा करने से उनके लिए विकास मुश्किल, बल्कि नामुमकिन भी हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप उन्हें सही तरीके से प्रशिक्षित करना सीखें। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि वे विकसित होने से डरते हों, उन्हें लगता हो कि विकास से उनका व्यक्तित्व बदल जाएगा या लोग उन्हें अलग नजरिए से देखने लगेंगे। रोवेन के सवाल खत्म होते ही उन्होंने आगे पूछताछ जारी रखी, लेकिन ऐश सोचने लगा, प्रेरणा की कमी और डर, शायद यही वजह हो कि ऐश के कुछ पोकेमोन विकसित नहीं हुए, लेकिन बाकी के बारे में क्या? अगर विकास के प्रोफेसर को ही नहीं पता तो मुझे खुद ही पता लगाना होगा। जैसे ही उसने सोचना खत्म किया, प्रोफेसर रोवेन ने सवाल पूछना समाप्त कर दिया और प्रोफेसर जुनिपर ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रोफेसर जुनिपर हूं और मैं पोकेमोन की उत्पत्ति पर ध्यान केंद्रित करती हूं। यह अध्ययन का एक व्यापक लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं पोकेमोन की उत्पत्ति से लेकर कई साल पहले पोकेमोन कैसे अलग थे, इस सब का अध्ययन करती हूँ। मैंने और रोवन ने मिलकर पोकेमोन के कई पुराने विकासों का पता लगाया है। यहाँ एक उदाहरण है, ये कहते हुए वह एक जीवाश्म क्लेवर एक्स हैंड निकालती है। शुरू में मुझे लगा कि यह एक नया जीवाश्म पोकेमोन है, लेकिन रोवन के हाथ लगने के बाद हमें पता चला कि यह साइथर का एक वैकल्पिक विकास है। इसलिए हम इसके विकास और अन्य प्राचीन विकासों पर और अधिक शोध कर रहे हैं। जैसे ही प्रोफेसर जुनिपर ने अपना काम समाप्त किया, उनसे भी कई सवाल पूछे गए, लेकिन उनमें से कोई भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। बस ऐसे सवाल जैसे, क्या आपको प्राचीन पोकेमोन मिले हैं? या क्या आप उन्हें पुनर्जीवित कर सकते हैं? पूछताछ समाप्त होते ही ओक ने कहा, यह जानना बहुत रोमांचक था, लेकिन हमें प्रोफेसरों को अपना शोध जारी रखने देना चाहिए। इतना कहकर प्रोफेसरों ने हाथ हिलाया और चले गए। और बस इसी तरह अगला साल खत्म हो गया, लेकिन इस बार गर्मियों में कुछ दिलचस्प होने वाला था। दरअसल, मैंने क्लोई को इस साल के समर कैंप में किसी को आमंत्रित करने के लिए मना लिया था ताकि यह और भी रोचक हो जाए, शायद कोई दोस्त या कोई और। मेरी योजना कामयाब रही। मैंने उसे इस साल के समर कैंप में गोह को आमंत्रित करने के लिए मना लिया, वही कैंप जहां म्यू आने वाला है। गैरी जाना नहीं चाहता था क्योंकि इस साल का कैंप हमेशा की तरह समर कैंप की बजाय जंगल में एक दिन का अभियान होने वाला था और ग्रीन तो कभी बाहर जाती ही नहीं है। क्या उसे पक्षियों से डर लगता है या नहीं, मुझे अभी तक इसका पता नहीं चला है। लेकिन खैर, अब उस कैंप का अनुभव करने का समय आ गया है जिसमें ओरिजिनल ऐश सोता रहा था। हे, माफ करना, ये सामान्य से देर से है। आज अचानक मेरा फाइनल का पहला टेस्ट था, इसलिए मैंने दिन का शुरुआती हिस्सा पढ़ाई में बिताया। शुक्र है, यह मनोविज्ञान था, इसलिए आसान था। कुछ सप्ताह पहले, जियोवानी का दृष्टिकोण। फिलहाल, जियोवानी अपने टीएस के आलय में बैठकर अपने द्वारा चलाए जा रहे अभियानों को देख रहा था। उसके टास्ककारी पेट्रेल की अक्षमता के कारण कुछ सफलताएं मिली हैं और ज्यादातर असफलताएं। मुझे उस अक्षम मूर्ख को जोतो के किसी अड्डे पर भेजना होगा। मुझे ये स्वीकार करने में नफरत होती है, लेकिन उसके अभी भी कुछ उपयोग हैं, खासकर खुद को भेस बदलने का उसका बेजोड़ कौशल। जैसे ही उसने यह बात खत्म की, वह मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं सिल्वर कैसा होगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, आर्चर कमरे में आ गया। जियोवानी को अच्छी खबर की उम्मीद थी, आखिर अगर किसी को उसका सबसे भरोसेमंद कमांडर माना जा सकता था तो वह आर्चर ही था। लेकिन जैसे ही आर्चर ने बोलना शुरू किया, जियोवानी गुस्से से भड़क उठा। बॉस, मुझे आपको ये बताते हुए खेद हो रहा है कि पेट्रेल के इसे बेकार समझने के कारण ऑपरेशन फियर विफल हो गया है। ये सुनकर जियोवानी गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाया, उस निकम्मे मूर्ख को अभी यहाँ लाओ।
जियोवानी ने बताया कि आर्चर ने पेट्रेल को पकड़े हुए कुछ गुंडों को बुलाया है। जैसे ही उसे जबरदस्ती अंदर लाया गया, पेट्रेल ने कहा, इसमें बड़ी बात क्या है, वह तो बस एक बेकार चूहा था। ये सुनकर जियोवानी और भी गुस्से में आ गया और बोला, क्या तुम कभी अपनी रिपोर्ट नहीं पढ़ते? वह चूहा तुमसे कहीं ज्यादा कीमती है और हमेशा रहेगा। उस चूहे को प्रोजेक्ट म्यूटू का मुकाबला करने के लिए उन्नत बनाया गया था। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम्हें जोतो शाखा में एक ऐसे अड्डे पर भेजा जा रहा है जो तुम्हारी तरह ही बेकार है। नहीं, यह असभ्य होगा, मैं अड्डे का अपमान नहीं करना चाहता। जैसे ही पेट्रेल को कमरे से बाहर ले जाया गया, जियोवानी ने माइक पर आकर घोषणा की, सभी लोग अपने मौजूदा ऑपरेशन बंद कर दें, प्रोजेक्ट फियर भाग गया है, जो भी इसे मेरे पास वापस लाएगा उसे विज्ञापन विभाग में तुरंत पदोन्नति मिलेगी, उस मुखबिर को किसी भी तरह पकड़ो। अगले कुछ दिनों तक टीम रॉकेट के सभी सदस्य प्रोजेक्ट फियर की क्वेस्ट्स में जुटे रहेंगे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। पिचू का दृष्टिकोण। एक छोटा पीला चूहा अपनी कैद से भागने के बाद जंगल में थका हुआ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि वह किसी भी पल गिर जाएगा, तभी अचानक एक एकान प्रकट हुआ और आगे बढ़ा। इसलिए हताशा और भय के क्षण में पिचू ने अपनी पूरी ताकत से थंडर शॉक का इस्तेमाल किया। वह एकान को भगाने में सफल रहा, लेकिन अपनी चोटों के साथ साथ पिचू इतना थका हुआ था कि उसने गुर्राहट और कॉफिंग की आवाजें सुनी, इसलिए वह इतनी तेजी से दौड़ने लगा कि उसने एक चट्टान पर ध्यान नहीं दिया और वह गिर गया। लेकिन इससे पहले कि पिचू गिरकर और भी घायल हो जाता, एक कंगस्कान उसे गिरने से बचा लेता है और उस नन्हे चूहे को उसके बच्चे और बाकी कंगस्कान के साथ अपने साथ ले जाता है। उसे खाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां और बेर दिए जाते हैं, इसलिए पिचू कंगस्कान के समूह में मां और बच्चे के साथ रहने का फैसला करता है। वर्तमान समय। ऐश के दृष्टिकोण से पोकेमोन कैंप का समय हो गया है, जो कि असल में कैंप नहीं बल्कि पैलेट टाउन के पास के जंगल में एक अभियान है। ऐश जाग गया है क्योंकि उसने अलार्म घड़ी नहीं तोड़ी थी और वह तैयार होकर बाहर जाने के लिए तैयार है। सीढ़ियों से नीचे भागते हुए वह सोचता है, पता नहीं मुझे पिकाचू से मिलने का मौका मिलेगा या शायद पिचू से, क्योंकि वह आज शाम तक एवोल्यूशन कर लेगा। जैसे ही वह बाहर निकला और ओक की प्रयोगशाला की ओर भागा, उसने देखा कि पूरा समूह वहां मौजूद था। क्लोई और गो समेत सभी लोग संभवतः उसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसने पुकारा, अरे मैं यहाँ हूँ प्रोफेसर ओक। जब सब लोग ऐश की तरफ देख रहे थे, तभी ओक मुस्कुराया और बोला, हेलो ऐश मेरे लड़के, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, अगर तुम नहीं आते तो हम तुम्हारे बिना ही जाने वाले थे, ओक ने मजाक में कहा। जैसे ही ऐश उस समूह के पास पहुंचा, उसने गो के वहां होने पर आश्चर्य जताने का नाटक किया और कहा, हे क्लोई, तुम्हारा दोस्त कौन है? ये सुनकर क्लोई ने जवाब दिया, हे ऐश, ये भी वर्मिलियन सिटी से मेरा दोस्त गो है। तुमने कहा था कि यात्रा को दिलचस्प बनाने के लिए मुझे किसी को साथ लाना चाहिए और गो भी साथ आना चाहता था। वह कभी कभी मेरे पिताजी के शोध को देखने आता है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, ऐश ने गो की ओर देखा और मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो गो, मैं पैलेट टाउन से ऐश हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और फिर गो ने ऐश का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम ऐश हो, क्लो ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था, उसने कहा कि तुम शायद अपने स्कूल के सबसे मेहनती बच्चे हो, खैर मुझे यकीन है कि तुम मुझसे ज्यादा नहीं जानते होगे। उसने ये कहते हुए ऊपर देखा जैसे उसने अभी अभी कोई बहस जीत ली हो। ये सुनकर ओक बीच में आकर बोला, अच्छा लगा कि आप सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन हमें अब चलना होगा। देरी से निकलने का मतलब है देरी से लौटना। तो चलिए चलते हैं। जैसे ही अभियान शुरू हुआ, ऐश को ओक द्वारा पोकेमोन के बारे में दी गई व्याख्याओं में कम और आसपास मौजूद पोकेमोन को क्वेस्ट्स में अधिक रुचि थी। वहाँ कई अलग अलग पोकेमोन थे, बटरफ्री, डोडुओ और डोडरियो का एक झुंड, पोलिवैग, एग्जीक्यूट, कुछ और डिश, यहाँ तक कि जंगल में गहराई में आराम कर रहे जंगली बुलबासौर और स्क्विर्टल का एक समूह भी था। मुझे लगता है कि ओक को सारे स्टार्टर पोकेमोन वहीं से मिलते हैं। मुझे हैरानी है कि उसने ऐश को इंतजार करने के लिए क्यों नहीं कहा और खुद दूसरा पोकेमोन लेने चला गया, या इससे भी बेहतर, उसके पास एक जोड़ी अतिरिक्त पोकेमोन क्यों नहीं थे। ऐश जब ये सोच रहा था, तभी गो पोकेमोन के अपने विशाल ज्ञान से बाकी बच्चों को प्रभावित कर रहा था। ऐश अपने विचारों में खोया हुआ था जब उसने दो ट्रेनर को देखा, एक गुलाबी पोशाक पहने लड़की जिसके पास स्क्विर्टल था और एक लाल बनियान पहने लड़का जिसके पास बुलबासौर था। लड़की कैटरपी से लड़ रही थी और जैसे ही स्क्विर्टल ने बुलबुले जैसी कोई शक्ति का प्रयोग किया, उसने एक पोकेबॉल फेंकी और कैटरपी को पकड़ लिया। बाकी सभी बच्चे आश्चर्यचकित होकर देखने लगे और ओक ने उन्हें पोकेबॉल पकड़ने की प्रक्रिया और तरीका समझाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, वे एक फॉफेचेट के पास पहुंचते हैं, फिर ओक समझाता है कि सभी पोकेमोन विकसित होते हैं और फिर गो ओम असल में वाला कार्ड खेलना शुरू कर देता है। लेकिन वह फॉफेचेट विकसित नहीं होता, सभी पोकेमोन विकसित नहीं हो सकते, ऐसे बहुत सारे पोकेमोन हैं जो विकसित नहीं हो सकते। ऐश ये सुनकर मन ही मन सोचता है, चलो थोड़ा उसका अहंकार कम कर ही देते हैं, और फिर कहने लगता है, किसने तय किया कि सिर्फ इसलिए कि हमने फॉफेचेट को विकसित होते नहीं देखा, इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो हमारे पास ओक जैसे शोधकर्ता हैं जो पोकेमोन के बारे में नई जानकारी क्वेस्टते हैं। शायद सभी पोकेमोन विकसित हो सकते हैं और हमें बस उन्हें विकसित करने का तरीका नहीं पता चला है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसे मिली जुली भावनाएं देखने को मिली। ओक ने उसे खुशी और प्रशंसा भरी नजरों से देखा। बच्चे उसे दार्शनिक की तरह देख रहे थे। गोह ने उसे थोड़ी हैरानी और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ देखा, और क्लोई थकी हुई लग रही थी क्योंकि वह गोह की आदतों को जानती थी।
जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ता है, ओक समूह को एक पुल के ऊपर से ले जाता है और पानी में रहने वाले पोकेमोन के बारे में बात करना शुरू कर देता है। इस बीच ऐश, गो और क्लो पीछे रह जाते हैं। क्लोई पहले बोलती है, अरे तुम्हें दूसरों की बात नहीं काटनी चाहिए, इसीलिए तो दोस्त नहीं बनते। गो जवाब देता है, किसने कहा कि मुझे दोस्त बनाने हैं, वैसे भी मेरे पास तुम और अब ऐश जैसे दोस्त हैं। अब मैं बस एक ऐसा पोकेमोन पकड़ना चाहता हूँ जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा हो। ये सुनकर क्लोई आह भरती है। गो बहस शुरू करते हुए जवाब देता है, मेरा मजाक मत उड़ाओ, यह मेरा फेट है, मैं सचमुच अपना भविष्य अपनी हथेली में थामे हुए हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना ऐश? लेकिन ऐश के जवाब देने से पहले ही उन्हें एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। पेड़ों के पीछे से देखने पर उन्हें एक विशाल निडोकिंग एक छोटे से उड़ने वाले चूहे बिल्ली जैसे पोकेमोन से लड़ते हुए दिखाई दिया। यह म्यू था, जाहिर है, ये बात सिर्फ ऐश को ही पता थी। लड़ाई के दौरान निडोकिंग कमजोर पड़ने लगा। पहले उसने पृथ्वी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन म्यू ने चकमा दिया और फिर पृथ्वी शक्ति का इस्तेमाल करके निडोकिंग को कमजोर कर दिया। ये देखकर गो चिल्लाया, इसने बिल्कुल वही चाल चली जो उस विशालकाय निडोकिंग ने चली थी, और तो और यह निडोकिंग से भी बेहतर तरीके से उस चाल का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही निडोकिंग होश में आया, उसने शैडो बॉल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर से चूक गया और उसी की एक कॉपी से उसे चोट लगी, जिससे वह मुश्किल से खड़ा रह पाया। आखिरी कोशिश में निडोकिंग ने आइस बीम का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन फिर से नाकाम रहा और उसकी एक कॉपी बनकर उसे ही गिरा दिया गया। इस बीच म्यू इस पूरी लड़ाई को एक खेल की तरह ले रहा था, बच्चे की तरह हंस रहा था, और जैसे ही निडोकिंग बेहोश हुआ, वह उड़कर दूर चला गया। ये देखकर गो उसके पीछे भागने लगता है। क्लोई उसे रुकने के लिए चिल्लाती है और ऐश भी उसके पीछे पीछे चलता है। जब वे एक खेत में पहुंचते हैं तो गो इधर उधर देखना बंद कर देता है, लेकिन जब क्लोई उसके पास पहुंचती है तो वह कहती है, गो तुम्हें आगे नहीं भागना चाहिए, हमें यहाँ होना ही नहीं चाहिए, हमें प्रोफेसर ओक के पास वापस जाना है। लेकिन तभी अचानक तीनों का सामना एक इलेक्टाब्स से होता है। हालांकि म्यू तुरंत अपने सामान्य रूप में बदल जाता है। म्यू फिर से भाग जाता है और गो, क्लोई और ऐश उसका पीछा करते हैं। वे डोडरियो में बदलकर जमीन पर दौड़ते हैं और फिर गैराडोस में बदलकर नदी में बहते हुए आगे बढ़ते हैं। गो चिल्लाता है, वापस यहीं आ जाओ, तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। पीछा जारी रहता है और अंततः तीनों एक चट्टान पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक नन्हे कंगस्कान के गिरने की आवाज सुनाई देती है और एक मां कंगस्कान और एक पिचू भी नन्हे कंगस्कान की सुरक्षा के लिए डर से चिल्लाते हुए सुनाई देते हैं। ये सुनकर म्यू पीछे मुड़ता है और तुरंत साइकिक शक्ति का उपयोग करके कंगस्कान के बच्चे को खतरे से बचाता है और उसे उसकी मां की गोद में लौटा देता है। परिवार के पुनर्मिलन के बाद कंगस्कान और पिचू बच्चे को गले लगाते हैं और म्यू उड़ जाता है। प्रोफेसर ओक के आने के तुरंत बाद तो तुम तीनों यहीं थे, जब तुम समूह से गायब हो गए थे तो मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम जंगल में इतनी गहराई में क्या कर रहे थे? जैसे ही ओक ने गो और क्लोई के बारे में बताना समाप्त किया और वे एक अजीब गुलाबी पोकेमोन के बारे में समझाने लगे, ऐश कंगस्कान समूह के गले मिलने को देख रहा था, विशेष रूप से बीच में मौजूद पिचू को। तो यह ऐश का भविष्य का शक्तिशाली पिकाचू है। खैर, यह शायद एक साल बाद ही पिकाचू बनेगा जब वह बहुत बड़ा हो जाएगा और कंगस्कान समूह को छोड़ने का फैसला करेगा। जैसे ही ओक उन्हें वापस समूह में लेकर आया, वे आगे बढ़े और अंततः ग्रीष्मकालीन शिविर समाप्त हो गया और तीनों अपने अपने रास्ते चले गए। इसी बीच दूर से म्यू उन तीनों को देख रहा था और उनके साथ खेलने के अपने सुखद समय को याद करते हुए उड़ गया। अंडरस्कोर वाह 10 अध्याय, हम यहाँ हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मैं इस सिद्धांत का प्रशंसक हूँ कि यश का पिकाचू टीम रॉकेट का एक भागा हुआ प्रयोग है और इसीलिए वह अभी भी जेसी और जेम्स को इलेक्ट्रिक माउस को क्वेस्ट्स के लिए पैसे देता है। साथ ही पहला अध्याय एक वास्तविक एनीमे एपिसोड पर आधारित है, कृपया अपनी राय दें। मैंने यथासंभव मूल एपिसोड के करीब रहने की कोशिश की है, साथ ही कुछ बदलाव भी किए हैं ताकि यह हुबहू वैसा न हो। खैर, अध्याय 10 के लिए मैं एक भाग जोड़ूंगा जिसे मैं स्क्रैप्ड आइडियाज कहना पसंद करता हूं। पहले तो मैं कुछ इच्छाएं मांगने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चाहे मैं कुछ भी मांगूं, कोई नाखुश जरूर होगा, इसलिए मैंने इसके बजाय रैंडम व्हील्स का इस्तेमाल किया। इससे पहले कभी किसी को आरएनजी पर गुस्सा नहीं आया था। मैं पहले टाउन के सभी सहायक किरदारों को नाम देने वाला था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद से नफरत नहीं करता, इसलिए नहीं। मैं जियोवानी को डेलिया और ऐश से बात करवाने वाला था, लेकिन मैंने ऐसा न करने का फैसला किया। मैं गेम और मंगा के सभी मुख्य पात्रों को एक वर्ग में, फिर सभी प्रतिद्वंद्वियों को दूसरे वर्ग में रखने और संभवतः उनकी उम्र के कुछ जिम लीडरों को शामिल करने की योजना बना रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इससे यह एक अकादमी की रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी बन जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। जब मैं शुरू में ये लिख रहा था कि स्कूल में कौन कौन होगा, तब मेरे पास 40 से अधिक अक्षर थे, इसलिए मैंने इसे काफी कम कर दिया। मैं डॉन को उसके मंगा किरदार की तरह राजकुमारी बनाने वाली थी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद यह संभव नहीं हो पाएगा। हो सकता है मैं बाद में इसमें बदलाव करूं, अभी पक्का नहीं है। मैं इनको शामिल करना चाहता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि उसके वहां होने का कोई मतलब नहीं होगा, और शायद घेत्सेस भी इसकी अनुमति नहीं देगा। मैं गोह और सेरेना को कहानी में शामिल करने वाला था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने ऐसा किया तो कहानी में कई खामियां रह जाएंगी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। और भी बातें थीं, लेकिन मैंने बस यही बातें बताईं। अगर आप लोगों को पसंद आया तो मैं इसे और भी कर सकता हूं, लेकिन खैर, मैं अब पढ़ने जा रहा हूं। कल मेरा आखिरी टेस्ट है।